Physical access controls के बाद now let's understand the next topic is and that is logical access controls. जानता भैया सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? तो देखिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल डील्स विथ फिजिकल सिक्योरिटी while logical access controls deals with कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी. देखिए कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डेटा रहता है वो टेंजिबल फॉर्मेट में नहीं रहता, वो लॉजिकल फॉर्मेट में रहता है. तो उस लॉजिकल फॉर्मेट में जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर है, उसकी सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स हम लेते हैं वही लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स माने जाते हैं. सवाल यह कि अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हमने सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए भाई तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. एग्जांपल नंबर 1, हुआ यूं कि एक अच्छा सा बैंक था और उस बैंक के सर्वर को हैक करके हमारे हैकर भाई साहब ने सभी कस्टमर के अकाउंट को जीरो कर दिया. सारी की सारी अमाउंट वहां से ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दी. जरा सोचिए, अगर एक्सेस कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है और ऐसा किसी बैंक में हुआ तो कितना बड़ा डिजास्टरियस होगा ये. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और वो ये कि हमारे आर्मी के सर्वर में किसी ने एक डिस्ट्रक्टिव वायरस इंजेक्ट किया. इस वायरस की खूबी यह थी कि एक टाइम के बाद वो वायरस एक्सप्लोड होगा और जहां जहां ये वायरस गया है वहां की सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा. और हुआ यूं, उस आर्मी के सर्वर में जाने के बाद एक वहां पे प्लान था, मिसाइल प्लान, मिसाइल का ब्लूप्रिंट. वो सारी की सारी फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन को उस वायरस ने डिलीट कर दिया. कितना मेहनत लगा था उस प्लान को डेवलप करने में, लेकिन एक ही झटके में सब तबाह. एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड सेट नहीं था, तो एक बॉटम लेवल का, प्यून लेवल का बंदा आके उस सिस्टम को एक्सेस करता है. उसको पता चलता है कि इस सॉफ्टवेयर में कई सारे टेंडर्स की इंफॉर्मेशन है. उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके वो कॉम्पिटिटर को बेच देता है और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस होता है. अगेन अच्छा सा एक्सेस कंट्रोल नहीं था. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखिए अगर एक्सेस करते टाइम पे नेटवर्क में सही तरीके से कंट्रोल नहीं डाले तो दोस्तों कैसे भी मैलिशियस पैकेट हमारे नेटवर्क की सिस्टम में घुस सकते हैं और कभी कभार अनवांटेड मेल्स, अनवांटेड कंटेंट भी हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ सकते हैं, जैसे कि अनवांटेड मैलिशियस वायरस, मैलिशियस कोड्स, पोर्नोग्राफिक मटेरियल एटसेट्रा. तो दोस्तों एग्जांपल्स में बताए गए प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए जो भी काउंटर मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन लेता है उससे ही हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कहते हैं. तो बेसिकली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड टू एंश्योर that access to the systems, data and programs is restricted to authorized users only in order to safeguard information against unauthorized use, disclosure or modification, damage or loss. The key factors considered in designing logical access controls include confidentiality, privacy, authorization, authentication, and incident handling, reporting and follow-up, virus prevention and detection, firewalls, centralized security administration, user training and tools for monitoring compliance, intrusion and reporting. So we use the logical access controls against the logical access violations and the risk. लेकिन ये risk कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है? So basically dear, the risk of the logical access is categorized into these two types. The first one is technical exposure and second is asynchronous attacks. देखिए टेक्निकल एक्सपोजर जो होगा वो डायरेक्टली सर्वर या कंप्यूटर डिवाइस पे अटैक करेगा, whereas asynchronous अटैक्स जो होते हैं वो तभी अकर होते हैं जब डेटा asynchronously communication channel में ट्रांसमिट होता है. So now let's understand the types of technical exposures. तो सबसे पहला यहां पे वायरस. क्या होता है वायरस?
देखिए वायरस ये एक मैलिशियस प्रोग्राम या मैलिशियस कोड है जो एक बार अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में इंस्टॉल हुआ तो ये कई तरीके का डिस्ट्रक्शन ला सकता है। बेसिकली वायरस को हम कैटेगराइज करते हैं इन 3 टाइप्स में, बॉम्ब, वर्म्स एंड ट्रोजन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये बॉम्ब्स क्या होता है। देखिए बॉम्ब के नाम से ही पता चलता है कि इट विल एक्सप्लोड। बेसिकली बॉम्ब्स कैन बी फर्दरमोर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है टाइम बॉम्ब एंड सेकंड इज लॉजिक बॉम्ब। डरना नहीं भैया, ये वो वाला बॉम्ब नहीं है। यहां पे टाइम बॉम्ब का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग वायरस में एक टाइम वहां पे सेट हुआ होता है और जैसे ही वो टाइम आता है, वो डेट, वो सेकंड, वो मंथ, तब वो बॉम्ब ट्रिगर अप होगा और जैसे ट्रिगर अप होगा वो हमारे डेटा फाइल या इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम बात करें लॉजिक बॉम्ब को तो इसे हम इवेंट बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। यहां पे कोई टाइम सेट नहीं होता लेकिन एक लॉजिक सेट होता है, एक इवेंट सेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सेट किया जाता है उसमें कि एक बार ये इंस्टॉल हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो जब बंदा 100 टाइम्स डिलीट बटन प्रेस करेगा तो 101th टाइम पे ये एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब 100 टाइम्स जब डिलीट प्रेस करोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 101 टाइम ये प्रेस हुआ, ये इवेंट बॉम्ब, ये लॉजिक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा और जो टारगेट फाइल से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो आइए समझते हैं। द नेक्स्ट इज वर्म्स। देखिए वर्म्स वायरस का एक ऐसा टाइप है जिसका मेन फीचर है ऑटो डुप्लीकेशन। वो हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे सर्वर में रहते रहते अपने आप ही ऑटो डुप्लीकेट होती जाएगी और ये ट्रोजन की तरह डिस्ट्रक्टिव नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटर रिसोर्सेज को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेसी से हमारा जो रिसोर्सेज है उसको ऑक्यूपाई करके रहती है। देखिए वर्म्स का जो फेवरेट जगह होता है रहने का वो है रैम। कभी कभार हमने देखा होगा कि हमारे पास 4 GB का रैम है लेकिन फिर भी कंप्यूटर स्लो चलता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आधे से ज्यादा रैम का स्पेस तो ये वर्म्स ही ऑक्यूपाई करके बैठी होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई भी एंटीवायरस जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारे सर्वर में तो ऐसे वर्म्स को डिटेक्ट करना आसान है, इजी है। सो हमारे सिलेबस में वर्म्स के 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल वर्म एंड सेकंड इज अलार्म क्लॉक वर्म। देखिए अलार्म क्लॉक वर्म में क्या होता है, जैसे ही वो नेटवर्क में इंस्टॉल होता है अननेसेसरी विदाउट एनी टाइमिंग ये सारे के सारे लिस्टेड यूजर्स को अलार्म के वेकअप कॉल देता रहता है। चलो भाई जागो जागो। सब लोगों को ये लगता है ये क्या हुआ, अलार्म तो सेट नहीं किया, ये घंटी कहां से बजी। ये रहता है अलार्म क्लॉक वर्म्स। एग्जिस्टेंशियल जो वर्म है वो कोई नुकसान नहीं करती, वो कोई अलार्म क्लॉक नहीं बजाती, लेकिन एक जगह पे रहते रहते ऑटो डुप्लीकेशन करती रहती है। 2 से 4, 4 to 8, then 16, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये हमारी रैम एंड हार्ड डिस्क की जगह को भरती जाती है। सो वर्म्स के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ट्रोजन। देखो ट्रोजन जो होता है ना वो स्पाई की तरह काम करता है। कैसे? अगर किसी हैकर को किसी भी सर्वर को हैक करना है तो उसे सबसे पहले उस सर्वर में इंस्टॉल करना होगा अपना स्पाईवेयर, अपना स्पाई मतलब ट्रोजन। देखिए ट्रोजन का मेन काम होता है उस पर्टिकुलर सर्वर में जाके हिडन फॉर्म में रहना, वहां पे हिडन फॉर्म में रह के अपने ओनर को उस सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन देना, सारी की सारी फाइल कॉपी करके उसको वहां पे पहुंचाना, और जब अपना ओनर उसको ट्रिगर करने को बोले तो उस फाइल को डिस्ट्रॉय करना। तो ध्यान रखिए कंपेयर टू वर्म ट्रोजन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है एंड ज्यादा हार्मफुल है। देखिए ट्रोजन के बाद एक और ट्रोजन के बारे में हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड सबसे पहले पाया गया था आईबीएम के नेटवर्क में। हुआ यूं कि यहां पे ड्यूरिंग दी क्रिसमस सीजन कोई आपको एक मेल भेजेगा ग्रीटिंग्स करने के लिए कि मैरी क्रिसमस, और जैसे आप उस मेल को खोलोगे वहां पे क्रिसमस कार्ड का लिंक हुआ करता था। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे एक क्रिसमस ट्री आपके डेस्कटॉप में ओपन हो जाएगा। उतना ही नहीं, आपके ईमेल अकाउंट में जितने भी कांटेक्ट होंगे उस सभी के सभी कांटेक्ट को द सेम मेल ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए सबसे पहला कि जैसे ही क्रिसमस कार्ड का वो ट्री
इमेज के फॉर्मेट में आपके सामने ओपन हुआ, तब तक आप उस सिस्टम में काम नहीं कर सकते। उतना नहीं, जितने भी लोगों ने वो मेल खोला है वो अपने सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही अपने ओनर ने बोला, वो आपके सिस्टम के डेटा को डिलीट तक कर सकता था। कितना हॉरिबल क्रिसमस कार्ड था। सॉफ्ट ट्रोजन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू very important technical exposures. First is rounding down and second is salami techniques. देखिए इन दोनों की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो दे लुक लाइक सेम, लेकिन वो सेम नहीं है। सबसे पहले जानते हैं सिमिलरिटीज क्या है। ये दोनों तरीके की टेक्निक्स पाई जाती है बैंकिंग फ्रॉड में, बैंकिंग स्कैम में। क्या होता था समझते हैं। राउंडिंग डाउन में जो भी मान लीजिए कि कोई बैंक का एम्प्लॉय है या फिर कोई आईटी एम्प्लॉय या आईटी एक्सपर्ट या कोई हैकर, वो क्या करता था कि बैंक के जितने भी कस्टमर्स रहते थे और जितने भी वहां पे बैलेंस उनके अकाउंट में हुआ करता था, उनके बैलेंस में से वो राउंडिंग डाउन करते थे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसा है 123.79 पैसा, तो 123 रुपीज को वो टच नहीं करते थे, इवन 70 पैसे को भी टच नहीं, लेकिन जो 9 पैसा था वो उनके अकाउंट से ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में डाल देते थे। देखिए भाई, अगर हमारे अकाउंट से कोई 9 पैसा चुरा है, चाहे वो इंटरेस्ट की एंट्री का हो या कुछ भी, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें क्या डाउट होगा? क्या सिर्फ 9 पैसे के लिए हम पुलिस में जाएंगे? आंसर बिल्कुल नहीं। 9 पैसा हमारे लिए काफी स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लैक्स ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो एट द एंड ऑफ द डे ये काफी बड़ा अमाउंट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, राउंडिंग ऑफ नहीं करना। ध्यान रखिए, कई सारे लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ होता है। बिल्कुल नहीं। अगर ये राउंडिंग ऑफ होता तो ये 0.798 हो जाता, तो यहाँ पे हैकर को फायदे की जगह नुकसान हो जाता। ये राउंडिंग डाउन करता है, बचे हुए उस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मनी को नीचे लेके जाता है। अब सलामी टेक्निक्स क्या है? देखिए, राउंडिंग डाउन में कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता था। मतलब अगर मान लीजिए लास्ट का जो फ्रैक्शन है वो 0.56 है तो 6 पैसा ट्रांसफर होगा, अगर वो 0.54 है तो 4 पैसे ट्रांसफर होगा। लेकिन सलामी टेक्निक में अमाउंट फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक कस्टमर का अकाउंट 123 रुपीज एंड 79 पैसा है और हैकर ने सोचा है भाई मुझे हर एक के अकाउंट में से सिर्फ 7 पैसा ही डिडक्ट करना है, तो हर एक के अकाउंट से 7 पैसा ही डिडक्ट होगा और उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट अगर मान लीजिए 54 रुपीज एंड 13 पैसा है, फिर भी 7 पैसा ही डिडक्ट होगा। किसी और कस्टमर का कोई और बैलेंस है, फिर भी उतना ही पैसा होगा। तो बेसिकली डिफरेंस की बात करें तो राउंडिंग डाउन में कोई भी अमाउंट जो फ्रैक्शन है, छोटी सी छोटी अमाउंट, वो उसके अकाउंट में जाएगा, जबकि सलामी टेक्निक्स में एक फिक्स्ड पोर्शन उसके अकाउंट में जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रैप डोर्स। उसको समझने से पहले आइए समझते हैं एक एग्जांपल को। अब वो आयो कि हमारे एक मुन्नू भाई साहब थे। अब मुन्नू को एक पर्टिकुलर वेबसाइट में काम करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो अपना पासवर्ड भूल गए। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उसको अपना ईमेल आईडी भी पता नहीं था। फिर उसने उस पर्टिकुलर वेब ओनर को ईमेल लिखा कि भाई ये मेरा मेल आईडी है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरे पैसे जो मैंने भरे हैं आपकी वेबसाइट में उसका एक्नॉलेजमेंट है, भैया प्लीज मुझे नया पासवर्ड दो। तो वहां की जो आईटी टीम थी उस एप्लीकेशन पे बेस पे एक नया पासवर्ड क्रिएट किया और मुन्नू को दे दिया और मुन्नू अभी हैप्पी है। देखिए इस एंटायर एग्जांपल में समझने जैसी बात यह है कि उस आईटी टीम ने पासवर्ड कैसे जनरेट किया जब मुन्नू का पासवर्ड फॉरगॉट हो चुका था। तो ध्यान रखिए, जब हम गेम खेलते हैं तो गेम के कुछ चिट कोड्स होते हैं। उसी तरीके से जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो उसके कुछ चिट्स होते हैं, उसके कुछ बैकडोर कोड्स होते हैं। जब नॉर्मल फंक्शन नहीं काम करते तब उसी बैकडोर प्रोग्रामिंग्स को यूज करके प्रोग्रामिंग को रीसेट किया जा सकता है, नया पासवर्ड जैसी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं और प्रोग्राम को स्मूथ बनाया जा सकता है। मतलब ऐसे कोड्स को यूज करके हम प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे बैकडोर कहते हैं। तो फिर ट्रैपडोर क्या है? क्या हो अगर ये चिट कोड्स, ये चिट जैसी प्रोग्रामिंग्स किसी अनऑथराइज्ड हैकर जैसे यूजर के हाथ में आ गई
तो फिर ये बेनिफिट नहीं, बहुत बड़ा लॉस कॉज करेगा। तो ऐसे ओपन किए गए बैकडोर जब किसी अनऑथराइज्ड यूजर के हाथ में आ गए तो उससे ही हम कहते हैं ट्रैप डोर्स। हमारे बनाए हुए सॉल्यूशन ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए, जब हम इसके सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि इट अलाउज अस टू एंटर द ऑथराइज्ड लॉजिक। तो हम इसमें ऑथराइज्ड लॉजिक डाल सकते हैं। लॉजिक का मतलब यहां पे ये होता है कि वो सारे ऑथराइज्ड चेंजेस हम कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। लेकिन समटाइम इट ऑल्सो अलाउज अनऑथराइज्ड लॉजिक्स एज वेल। बट ध्यान रखिए, ऐसा तभी होगा जब ये चिट्स किसी अनऑथराइज्ड यूजर के हाथ में आ जाए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल एक्सपोजर की, और उसका नाम है डेटा डिडलिंग। देखिए, डेटा डिडलिंग का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन। या तो डेटा एंटर करने के बाद मैनिपुलेट किया गया या एंटर करने से पहले। इन दोनों सिचुएशन में इसे डेटा डिडलिंग कहा जाएगा। देखिए, एग्जांपल के तौर पे एक बार एंट्री हो चुकी है एक अकाउंटिंग सिस्टम में, फिर एक बंदे को पता चला कि भैया आईडी पासवर्ड तो है नहीं, आइए कुछ एंट्रीज को चेंज कर देते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ सिलेक्टिव एंट्रीज को सिलेक्ट करके उसके पीछे सिर्फ 0 बढ़ा दिया। तो भाई जो अमाउंट पहले थाउजेंड्स में थी अब वो लैक्स में जा रही है। ये एक डेटा डिडलिंग है। देखिए, हमें डाउट ये आता है कि भाई डेटा एंटर करने के बाद तो मैनिपुलेट करे समझ में आता है, लेकिन एंट्री करने से पहले कोई डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, समझते हैं। देखिए, इनपुट का जो एंट्री होता है इट्स बेस्ड अपॉन द सोर्स डॉक्यूमेंट। हर एक ट्रांजैक्शन किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस है। क्या हो अगर कोई बंदा उस डॉक्यूमेंट को ही मैनिपुलेट कर दे, उसमें कुछ छेड़खानी कर दे, तो यहां पे ये हुआ कि डेटा मैनिपुलेट तो हुआ है लेकिन एंट्री करने से पहले। नेक्स्ट टेक्निकल एक्सपोजर इज स्पूफिंग। क्या मतलब होता है स्पूफिंग का? देखिए, स्पूफिंग का मतलब होता है किसी का सोर्स एड्रेस फोर्ज करना एंड ट्राई टू इम्पर्सोनेट जो हम नहीं है, किसी को कॉपी करना, किसी के जैसा दिखना और उससे फ्रॉड करना। इसे हम आईटी की लैंग्वेज में कहते हैं स्पूफिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एक भाई साहब थे मिस्टर मोटू। उस मोटू भाई साहब को एक मेल आया कि आपके एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में गड़बड़ी है, जल्दी से अपने इस बैंक की वेबसाइट में जाके वहां पे लॉगिन कीजिए और अपनी गड़बड़ी जरा सॉल्व कीजिए। तो उस हड़बड़ी में हमारे मोटू भाई साहब ने उस मेल को चेक किया और मेल में जो लिंक दिया था उस पर क्लिक किया, सीधा वो उस बैंक की वेबसाइट पे चले गए और वहां पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाला। डालने के बाद देखा तो वेबसाइट का पेज गायब हो गया और दूसरे ही घंटे में उनके अकाउंट में से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, 0 हो गए। कैसे हुआ ये? आइए समझते हैं उसकी टेक्निकलिटी। देखिए, हुआ यूं कि जो हैकर भाई साहब है जिसको ये फ्रॉड करना था, उसने क्या किया, सबसे पहले बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम जाना जो है hdfcbank.com। अब उसने एक डीएनएस जो हमको डोमेन नेम देता है, उस डोमेन नेम प्रोवाइडर के पास से जाके एक उसके जैसा ही दूसरा डोमेन नेम बाय किया। मान लीजिए उसने लिया ये hdfcbank.com.in। अब उस वेबसाइट के नेम से इस भाई साहब ने मेल भेजा, लेकिन जो हमारे यूजर है मिस्टर मोटू वो पहचान नहीं पाया कि ये hdfcbank.com है या hdfcbank.com.in है। जनरली क्या होता है कि हम इतने छोटे मोटे डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखते। अभी हमारे जो हैकर भाई साहब थे वो इतने स्मार्ट थे, उसने क्या किया कि एचडीएफसी बैंक का जो यूजर इंटरफेस है, जो उसका वेब पेज है, उसके जैसा ही वेब पेज प्रिपेयर किया अपनी वेबसाइट के लिए और उसको लिंक कर दिया अपने फेक आईडी से। अब हुआ कि जैसे ही बंदे ने क्लिक किया उसको यह लग रहा था कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूं, लेकिन वो जा रहा था उस हैकर की वेबसाइट पे जो दिखने में बिल्कुल एचडीएफसी बैंक की तरह ही लग रही थी। वहां पे लॉगिन का ऑप्शन था, पासवर्ड का ऑप्शन था। भाई साहब ने हड़बड़ी में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे दिया और जैसे ही उसने वहां पे सबमिट पे क्लिक किया वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हैकर के सर्वर में स्टोर हो गया और फिर उस आईडी एंड पासवर्ड का यूज करके हैकर ने उसका सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। देखिए, इस एग्जांपल में हमने क्या समझा, हमने यह जाना कि किसी की भी सोर्स फॉर्मेटिंग और एड्रेस को इंपर्सोनेट करके जब इंटरनेट के जरिए हम फ्रॉड करते हैं तो दोस्तों उसे ही स्पूफिंग कहा जाता है। आइए समझते हैं कि एक प्रैक्टिकली स्पूफिंग कैसे किया जाए, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
देखिए, अगर हमें कभी किसी का फेसबुक आईडी एंड पासवर्ड जानना हो तो कैसे जान सकते हैं? आइए एक डेमो देखते हैं। देखिए, इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट है, उसका नाम है जेड शैडो। ध्यान रखिए, ये हैकिंग की स्पेशल वेबसाइट है। वहां पे जाके आप अपने ईमेल से, यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि डोंट यूज योर ओन ईमेल आईडी। अच्छा है कि आप कोई और ईमेल आईडी वहां पे बना लीजिए और वो यूज कीजिए इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। वहां पे रजिस्टर कर दीजिए। अब जैसे आप रजिस्टर करेंगे, आपको वहां पे अपना एक अकाउंट पैनल मिल जाएगा। अब देखिए, वहां पे कई सारे ऐसे स्पूफिंग के पेजेस आपको मिलेंगे। अगर आपको फेसबुक का आईडी पासवर्ड जानना है तो फेसबुक का वैसे स्पूफ किया हुआ पेज मिलेगा। वहां पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली फेसबुक जैसा ही पेज ओपन दिखेगा। अगर कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा, भाई ये तो वाकई फेसबुक ओपन हो गया। लेकिन वो फेसबुक नहीं है, वो सिर्फ फेसबुक की तरह दिखने वाला पेज है। अब आपको क्या करना है? आपको उस पेज की लिंक को कॉपी करना है और अपने फ्रेंड को भेज देना है ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से कि वो उसको क्लिक करे और वहां पे बताए गए आईडी एंड पासवर्ड पे अपना डेटा डाले। हम ये लिख सकते हैं, भाई देख ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए इस पे जल्दी से क्लिक कर। अब ये हमारा बंदा फेसबुक में उस मैसेज को पढ़ेगा, उस पर क्लिक करेगा। जैसे क्लिक करेगा उसके सामने वही फोर्स पेज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वाला ओपन हो जाएगा। उसको लगेगा अरे भाई मैं तो लॉग आउट हो गया, और वो भरेगा अपना आईडी एंड पासवर्ड। जैसे ही वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पेज भर के उसको सबमिट करेगा, पेज एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन वो भरा हुआ आईडी एंड पासवर्ड आपके जेड शैडो के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है स्पूफिंग। सो टेक्निकल एक्सपोजर्स के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसिंक्रोनस अटैक्स। अब ये एसिंक्रोनस अटैक्स क्या होता है ये समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन basically can be categorized into these two types. The first is synchronous transmission and second is asynchronous transmission. क्या मतलब हुआ? अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो सिंक्रोनस का मतलब होता है यहां पे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूजर्स दोनों सेम क्लॉक स्पीड पे रहते हैं, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन पे सेम क्लॉक स्पीड पे नहीं रहते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन, देखिए जब हम मोबाइल फोन की बात करें तो यूजर एंड रिसीवर दोनों एट ए टाइम सेम क्लॉक सेम टाइम पे अवेलेबल रहने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ईमेल की तो यहां पे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को एट ए टाइम सेम टाइम पे नेटवर्क पे अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने ईमेल भेज दिया, वो बाद में भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो जो मोबाइल फोन है, जो चैट बॉक्सेस है, ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है, और जो ईमेल जो इंटरनेट से हम फाइल भेजते हैं किसी को, वो सारे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। तो बेसिकली एसिंक्रोनस अटैक्स का मतलब ये हुआ कि जब हम एसिंक्रोनसली डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब मैसेज भेजना, फाइल्स भेजना, ईमेल भेजना, तब अगर कोई हैकर अटैक करके डेटा को चुराने की कोशिश करे, डेटा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, हमारे प्रोग्राम या सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करे, तो ये सारे अटैक्स को हम मानेंगे एसिंक्रोनस अटैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, कुछ लोग ये कहेंगे तो फिर हमने इससे पहले जो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो क्या थे? ध्यान रखिए, वो थे ट्रांसमिशन मोड्स, और ये सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस है ट्रांसमिशन टाइप्स। एसिंक्रोनस अटैक्स में आइए समझते हैं कि पिगी बैकिंग क्या होता है। मान लीजिए किसी जगह पे ए.आर. रहमान साहब का अच्छा सा कॉन्सर्ट लगा हुआ है, अब भैया मुझे भी वहां पे जाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला। मतलब उस कॉन्सर्ट में एंट्री लेने के लिए मैं ऑथोराइज्ड बंदा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस कॉन्सर्ट में जाना है। अब होगा क्या कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, और अगर मैं गेट में घुसने की कोशिश करूंगा तो गेट के जो गार्ड्स होंगे वो मुझे वहीं पे ही बाहर निकाल देंगे, बिकॉज आई डोंट हैव अथॉरिटी। तो मैं क्या करूंगा? मैंने देखा कि एक सूट बूट वाला बंदा जिसके पास उस गेट में एंटर होने की अथॉरिटी है, वो वहां से जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पीछा करूं, क्यों ना मैं इसको फॉलो करूं, इसके पीछे पीछे मैं भी गेट में घुस जाऊंगा। तो मैं चुपके से कुछ डिस्टेंस में उस बंदे के पीछे पीछे चलने लगा। अब वो बंदा उस गेट में एंटर हो जाता है क्योंकि वो ऑथोराइज था। अब गार्ड ने मुझे रोका, मैंने कहा देखो भाई, वो जो बंदा पहले गया है वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। गार्ड ने समझा कि बात सही है, भाई साहब आगे गए हैं, ये उनका फ्रेंड होगा। तो दोस्तों
मुझे भी उस गेट में एंट्री दे दी गई। तो हमने क्या समझा कि जब हम किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए अनऑथोराइज्ड होते हैं, लेकिन किसी ऑथोराइज्ड बंदे की ट्रेल को फॉलो करके अगर हम उस सिस्टम में घुस जाते हैं तो उससे ही हम कहते हैं पिगी बैकिंग करना। मतलब किसी सिक्योर्ड पर्सन, किसी सिक्योर्ड चैनल के कंधों पे चल के अनऑथोराइज्ड बंदा उस सिस्टम में एंटर होता है। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो टेलीकम्युनिकेशन में जब किसी सिक्योर बंदे की लाइन कनेक्ट है और उसी को ही ट्रेस में लेके हम भी उस लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं तो उसे हम पिगी बैकिंग कहेंगे। आइए पिगी बैकिंग को समझते हैं इस एग्जांपल से। मान लीजिए हमें हमारे फ्रेंड का फेसबुक आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, लेकिन हमको तो वो मालूम नहीं है, वी आर टोटली अनऑथोराइज्ड टू एक्सेस दिस। तो हमें एक दिन ये देखा कि वो बंदा एक साइबर कैफे में जा रहा है, हमने उसका पीछा किया। वो बंदा साइबर कैफे में जाता है, हमने भी ऑब्जर्व किया कि वो साइबर कैफे में जाके कौन से टेबल पे बैठता है। तो दोस्तों हमारा फ्रेंड उस टेबल पे जाएगा, अपना फेसबुक आईडी ओपन करेगा, वहां पे पासवर्ड डालेगा, अपनी कुछ चीजें एक्सेस करेगा। हम उस चीज को गौर से देख रहे हैं और सडनली हमें एक चीज वहां पे रियलाइज हुई, क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको पता नहीं था। हमने ये देखा कि वो बंदा अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट करना भूल गया है। और जैसे ही वो हमारा फ्रेंड अपना काम खत्म करके वापस आता है, हम तुरंत उस टेबल पे चले जाते हैं, वहां पे उसके जो वो पहले कंप्यूटर यूज कर रहा था वहां पे चले जाते हैं और हमने देखा कि उसका अकाउंट अभी भी एक्टिव है, अभी भी वहां पे लॉग्ड इन है। तो हमने क्या किया, हमने अनऑथराइज्ड होते हुए भी उसके सिक्योर चैनल का यूज किया और वहां पे वो अपना फ्रेंड बनके कुछ गलत मैसेज डाल दिए, उसके अकाउंट में कुछ गलत पोस्ट डाल दी। इस एंटायर एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हम ऑथराइज्ड नहीं है, हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं था, लेकिन हमारे फ्रेंड के आईडी पासवर्ड को फॉलो करते करते हम उसके फेसबुक तक पहुंच गए और पहुंचने के बाद हमने ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब किया, हमने फ्लो को डिस्टर्ब किया। तो दोस्तों यही होता है पिगी बैकिंग। अगर हम देखें तो पिगी बैकिंग ये वायर टैपिंग का ही एक टाइप है। मतलब अगर हम किसी कम्युनिकेशन चैनल को एक्सेस नहीं कर सकते तो हम वहां पे वेट करेंगे, जब भी कोई ऑथोराइज्ड बंदा कनेक्शन ऑन करेगा तब हम उसको हैक करके उस ट्रांसमिशन को ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे। मतलब दोस्तों एग्जैक्टली वहां पे यही हो रहा है कि जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, बीच में उसको इंटरसेप्ट करके हम डेटा लीक करवाते हैं, हम उस एंटर कम्युनिकेशन को टैप करते हैं। तो यही होता है पिगी बैकिंग। सो बेसिकली दिस इज द एक्ट ऑफ द फॉलोइंग एन अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू अ सिक्योर डोर। तो अभी हमने समझा दोस्तों कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए हम किसी ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर जगह को एक्सेस करने के लिए। Or electronically attaching to an authorized telecommunication link that intercepts and alters transmissions। तो दोस्तों यहाँ पे जो लाइन दी गई है इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग टू एन ऑथोराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक, तो दोस्तों ये कहा गया है वायर टैपिंग के बारे में। This involves intercepting communication between the operating system and the user, modifying them or substituting new messages। मतलब ये हुआ कि एक बार ऑथोराइज्ड बंदे ने वहां पे लिंक एस्टैब्लिश कर दी, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, तो उसके बाद अनऑथोराइज्ड बंदा ऑथोराइज्ड पर्सन बन के उस एंटायर इंफॉर्मेशन फ्लो, उस मैसेज को ऑल्टर करने की कोशिश करेगा, मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा और जो एग्जिस्टिंग रियल मैसेज है उसकी जगह पे कोई नया मैसेज डाल के एंटायर फ्लो को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इनसिंक्रोनस अटैक इज सबवर्सिव अटैक। देखिए सबवर्सिव अटैक को समझने के लिए इस एग्जांपल को समझते हैं। हुआ यूं कि एक बैंक था और बैंक में एक हमारे जो अकाउंटेंट भाई साहब थे वो सारे कस्टमर का डेटा एंट्री कर रहे थे। किसी ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, भाई साहब ने 10,000 रुपीज क्रेडिट लिए, किसी ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए, उस हिसाब से जर्नल एंट्री दी, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अब भाई आया हमारे सीन में एक हैकर भाई साहब। अब हैकर भाई साहब ने क्या किया, कोई अकाउंट या ऐसा कुछ ओपन नहीं किया, डायरेक्टली उस बैंक की वेबसाइट में जाके इस सर्वर के कोड को हैक किया और उस कोड में चेंजेस डाल दिए। अब हुआ यूं कि इस चेंजेस की वजह से जब भी अकाउंटेंट 10,000 रुपीज क्रेडिट करता तो वो 1 लाख रुपीज क्रेडिट दिखाता, अगर वो 10,000 रुपीज विड्रॉल दिखाता तो
10,000 की जगह सिर्फ 10 रुपीज ही विड्रॉ दिखाता। मतलब बैंक का सबसे बड़ा नुकसान और कस्टमर का फायदा ही फायदा। देखिए इस एग्जांपल से क्या पता चलता है, सबसे पहली चीज यहां पे हैकर या ऐसे मैलिशियस यूजर्स कोई ऑथोराइज्ड चैनल का यूज नहीं करते, वो डायरेक्टली सिस्टम के कोड पे अटैक करते हैं, क्योंकि उनके पास उस सिस्टम से रिलेटेड, उस सिस्टम के प्रोग्राम या कोड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होता है, कुछ मैसेजेस होते हैं, और उसका मिसयूज करके वो उस प्रोग्राम एंड कोड्स की इंटीग्रिटी को डैमेज करते हैं। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था इंटीग्रिटी क्या होता है। उस इंटीग्रिटी का मतलब होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं, और जब वो मैनिपुलेशन हो जाए तो सिस्टम माल फंक्शन करना शुरू कर देता है। जब ऐसा कोई अटैक होता है तो उसे हम कहते हैं सबवर्सिव अटैक्स। ध्यान रखिए, कभी अगर ये पूछा जाए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबवर्सिव अटैक एंड पिगीबैकिंग, तो कुछ लोग यहां पे सेम टू सेम आंसर लिख के आते हैं। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पिगीबैकिंग में हैकर ऑथोराइज्ड चैनल के थ्रू आता है, लेकिन सबवर्सिव अटैक में ऐसा कोई ऑथोराइज्ड चैनल यूज नहीं होता। डायरेक्टली वो अटैक करके उस सिस्टम, उस प्रोग्राम या कोड्स की इंटीग्रिटी को मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट अटैक इज वायर टेपिंग। देखिए नाम से पता चलता है, अज्यूम कीजिए कि आप अपने किसी रिलेटिव से फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हो कि आप दोनों के साथ साथ कोई तीसरा बंदा भी आप दोनों की बात सुन रहा है। यह कैसे होता है कि देखिए हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यह पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल से। अगर कोई कम्युनिकेशन चैनल को हैक करके वहां पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका पैकेट डुप्लीकेट करके अपने और भी ट्रांसमिट करे, तो वो आप ही की तरह उस डेटा को देख सकता है, उस डेटा को सुन सकता है, उस डेटा को एंजॉय कर सकता है। देखिए हमने कभी कभार ये देखा होगा कि जब कोई केबल कनेक्शन, टीवी केबल कनेक्शन हुआ करते थे और किसी के पास पैसे नहीं थे उसको खरीदने के, तो वो इलीगल तरीके से जहां पे भी केबल जाती थी वहां पे अपना इलीगल कनेक्शन डाल देते थे। अब उससे क्या होगा कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है टीवी का, जो लीगल एंड ऑथेंटिकेट यूजर से, अब ये इलीगल बंदा भी आ गया तो उस केबल से वो टीवी का ट्रांसमिशन अपने टीवी में ट्रांसफर करता था विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। ये भी एक एग्जांपल है वायर टैपिंग का। देखिए अब सवाल यह है कि वायर टैपिंग को कैसे काउंटर किया जाए। सबसे बढ़िया यहां पे तरीका होता है वो है इंक्रिप्शन। जब भी हम कोई भी डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजे, उसको ओरिजिनल फॉर्म में मत भेजिए, उसको एनक्रिप्ट कर दीजिए। एनक्रिप्शन का मतलब ही होता है चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेटा मैसेजेस। नाउ बाय चांस अगर बंदे ने वो पैकेट ले भी लिए, ईमेल ले लिया, फाइल ले लिया, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, उसका अजीब और वियर्ड फॉर्मेट मिलेगा जो रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। उसको समझने के लिए ऐसे हैकर भाई साहब को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट अटैक इज डेटा लीकेज। देखिए इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। डेटा लीकेज का मतलब यह हुआ कि इंटरनली ही डेटा जो हमारे सर्वर में पड़ा हुआ है, जो हमारे नेटवर्क में फ्लो हो रहा है, उसको हैकिंग टूल्स को यूज करके, थेफ्ट करके, चुरा के किसी और को भेजा जाए या खुद हम अपने पर्पस के लिए यूज करें। Now the question is, what is the basic difference between technical exposures and asynchronous attacks? ध्यान रखिए जो टेक्निकल एक्सपोजर्स होते हैं वो ज्यादातर सर्वर या कंप्यूटर डिवाइस को डायरेक्टली हिट करते हैं। ट्रोजन सर्वर में डाल दिया, वायरस, वर्म्स, डेटा डिडलिंग, ये सारी की सारी चीजें सर्वर की डिवाइस में खुद होंगे। लेकिन ये जो एसिंक्रोनस अटैक्स है ये ज्यादातर कम्युनिकेशन चैनल को हैक करके किया जाता है। अब आइए समझते हैं लॉजिकल एक्सेस वायोलेटर्स के बारे में। देखिए लॉजिकल एक्सेस वायोलेटर्स का मतलब यह होता है कि जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या सिस्टम की सिक्योरिटी होती है उसको वायोलेट करने में कौन कौन से बंदे रोल प्ले कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। फर्स्ट वन इज हैकर। देखिए हमने हमारे एसिंक्रोनस अटैक्स में डिटेल में पढ़ा कि हैकर कैसे लॉजिकल सिक्योरिटी को, लॉजिकल एक्सेस को वायोलेट कर सकता है। सेकंड इज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वेदर ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड। कैसे? देखिए अगर हम बात करें, अगेन
बैंक की, मुझे बैंक का एग्जांपल बहुत पसंद है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हम वहां पे कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इसी बैंक में हमारा जो ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे वो डेबिट करना हो, क्रेडिट करना हो, बैलेंस को कम करना हो, इंक्रीज करना हो, एट द एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा एक्सेस किसके हाथों में होता है? ऑब्वियसली बैंक के एम्प्लॉयज के हाथों में। अगर वो अपने आईडी पासवर्ड का मिसयूज करके बैलेंस के साथ छेड़खानी करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा? इवन दो दे डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर सकते हैं। आइए एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। हुआ यूं कि कुछ बैंक के ऑफिसर्स ने आपस में ग्रुप बना लिया और उन्होंने अपने सिस्टम से यह एनालाइज किया कि ऐसे कौन से अकाउंट्स है जिसमें बैलेंस तो पड़ा है लेकिन सिंस लास्ट 10 इयर्स उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। ऐसे ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करके उन्होंने उनका बैलेंस अपने किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वहां से पैसे विड्रॉ करके आपस में बांट लिया। देखिए कैसे उन्होंने अपने आईडी पासवर्ड्स एंड अथॉरिटी का मिसयूज करके लॉजिकल एक्सेस को वायोलेट किया। नेक्स्ट वायोलेटर इज फॉर्मर एम्प्लॉइज। आप कहेंगे ये कैसे भाई, वो तो रिटायर हो चुका है, अब तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी नहीं है, तो वो कैसे हमारी सिक्योरिटी को वायोलेट कर सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हुआ यूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी थी कि वो टेंडर को मॉडिफाई कर सके, टेंडर की डिटेल्स को भर रहे और टेंडर को सबमिट कर सके। अब उसको एक अलग से आईडी एंड पासवर्ड दिया गया था, अपने सिस्टम में लॉगिन होगा, सारे डेटा को चेक करेगा, चेक करने के बाद जहां जरूरत है उसको मॉडिफाई करके जहां उसको सबमिट करना है उसको सबमिट कर देगा। अब ये भाई साहब अपनी जॉब से रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था, उसको लगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ न्याय नहीं किया, उसको काफी कम रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन दिए है। उसका रिवेंज लेने के लिए उसने अपना जो पुराना आईडी पासवर्ड था उसको रीयूज करके वो सिस्टम में एंटर हुआ। अभी भी उसके पास एक्सेस था, तो उसने जो भी लेटेस्ट टेंडर की इंफॉर्मेशन वहां पे थी उसको मैनिपुलेट कर दिया और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस करवाया। देखिए अगर जो एम्प्लॉयज हमारे सिस्टम से चले जाते हैं, अगर उसके आईडी पासवर्ड को हमने ब्लॉक नहीं किया, रोका नहीं, तो वो भी लॉजिकल एक्सेस को वायोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईएएस पर्सोनेल। देखिए आईएएस पर्सोनेल का मतलब होता है आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज। आईटी डज नॉट मीन इनकम टैक्स भाई, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए हम जब कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहां पे ईआरपी जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, तो वहां पे एक सेपरेट आईटी डिपार्टमेंट होता है, एज गुड एज लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा होगा कि जब हम 3 बार हमारे एटीएम कार्ड का पिन नंबर गलत डालते हैं तो हमारा डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। लेकिन फिर अनब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं? जब हम ब्रांच में विजिट करते हैं तो ब्रांच मैनेजर कहता है भाई आप हमारी आईटी टीम को एक लेटर लिखिए, एक ईमेल भेजिए। जैसे हम हमारी आईटी टीम को उसकी आईटी टीम को ईमेल भेजते हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट के बेस पे हमारे पासवर्ड को अनब्लॉक करता है, हमारे पिन को अनब्लॉक करता है और 2 बार हम उसे रीयूज कर सकते हैं। तो देखिए आईटी डिपार्टमेंट के लोग जिनके पास सिस्टम की डेवलपमेंट से लेके सिस्टम की मेंटेनेंस, सिस्टम की ऑपरेशन, कोडिंग, हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, अगर ऐसे एम्प्लॉइज फ्रॉड करने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों उनके पास तो डायरेक्टर्स से भी ज्यादा पावर होता है, क्योंकि डायरेक्टर्स आर नॉन टेक्निकल गाइज, उनको ये प्रोग्रामिंग वगैरह का कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होता। लेकिन आईटी पर्सोनल के पास तो हर एक चीज होती है, वो एम्प्लॉयज का भी आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन में फ्रॉड करने पे आ गए तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि उनको आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वायोलेटर इज एंड यूजर। क्या मतलब होता है एंड यूजर का? देखिए एंड यूजर हर एक उस बंदे को कहेंगे जो सिस्टम को यूज करता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजॉन। क्या हम अमेजॉन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? आंसर बिल्कुल सही। तो हम अमेजॉन के लिए एक एंड यूजर हुए। तो उसी तरीके से और एग्जांपल्स में
कस्टमर्स, वेंडर्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, वो भी अगर हमारे इस सिस्टम को यूज करते हैं तो हम उन्हें भी एंड यूजर्स कहेंगे। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, ये एंड यूजर्स कैसे हमारी लॉजिकल सिक्योरिटी को वायोलेट कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, हुआ यूं कि एक पर्टिकुलर बंदा था, अब उसको किसी शादी में जाना था। अब भाई जब शादी में जाना है तो अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, एकदम टॉप लगना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे तो नहीं थे, तो उसने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद वहां पे ब्लेजर, शूज, बेल्ट, ये सारी चीजें ऑर्डर की। अब ऑर्डर जैसे आया, 2 या 3 दिन तो अच्छी तरीके से उसको पहन के एंजॉय किया। जैसे उसका पर्पस ओवर हो गया, उसने वो चीज उसी ई कॉमर्स वेबसाइट को रिटर्न कर दी। कैसे किया? साइन अप किया, लॉगिन किया, चीजें ऑर्डर की, ऑर्डर करने के बाद यूज किया, बाद में वापस भेज दी। क्या ये लॉजिकल एक्सेस का मिसयूज नहीं है? ऑब्वियसली यस, दिए गए अथॉरिटी का मिसयूज हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक मोबाइल शॉप था, लेकिन बंदा काफी स्मार्ट था। यहां पे उसने क्या किया कि ऐसे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से बल्क में आईफोन्स मंगवाए, और जैसे आईफोन्स डिलीवर हो जाते, उसमें से वो ओरिजिनल आईफोन को निकाल के रिफर्बिश्ड आईफोन डाल देता, और डालने के बाद दोबारा वो रिप्लेस पे क्लिक करता, रिटर्न पे क्लिक करता कि भाई मैंने जो मंगवाया है आपकी वेबसाइट से वो आपने सप्लाई नहीं किया, आपने रिफर्बिश किया। अब होता यूं है कि आजकल जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो काफी स्ट्रिक्टली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, एंड वन ऑफ द पॉलिसीज जनरली दे डू अडॉप्ट इज कस्टमर इज ऑलवेज राइट अप्रोच। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना भाई, जो इस पॉलिसी का मिसयूज करते हैं। बेचारी कंपनी विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन उस फोन को एक्सेप्ट कर लेती। बंदा इतना एक्सपर्ट हो गया कि किसी शॉर्ट टाइम पे उसने कई सारे ऐसे फेक आईडीज बनाए और अलग अलग कंप्यूटर से ऐसी चीजों को मंगवाया और वापस देता, और काफी लैक्स ऑफ रुपीस का फ्रॉड उसने उस कंपनी के साथ किया। तो अगेन मैं यहां पे कहूंगा कि जो अथॉरिटी, जो साइन अप फैसिलिटी, जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड एक्सेस टू द सिस्टम अथॉरिटी जो उस कंपनी ने दिया था, इस बंदे ने उसको मिसयूज किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ यूं कि एक ऑडिटर भाई साहब थे जिसको उस सिस्टम का पूरा एक्सेस था। ऐसा आईडी पासवर्ड ऑडिटर भाई साहब को सेट करके दिया कि वो सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन चाहे वो आसानी से निकाल सकते हैं, यहां तक कि कुछ टॉप सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी वो निकाल सकते थे। अब हुआ यूं कि इस ऑडिटर के जो भाई थे, उनके जो ब्रदर, वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर थे। अब उन्होंने इस ऑडिटर भाई साहब को रिक्वेस्ट किया कि ये जो कॉम्पिटिटर कंपनी है जिसका तुम ऑडिट करते हो, भाई जरा उसका फाइनेंशियल पोजीशन तो बता, उसके स्टेटमेंट्स तो दिखा, उसके कुछ लेजर्स तो दिखा। इस हमारे ऑडिटर भाई साहब ने क्या किया, अपने आईडी एंड पासवर्ड का मिसयूज किया, और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो टॉप सीक्रेट मानी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के अपने भाई को सबमिट कर दिया। इससे कंपनी को कंपटीशन में बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये तो ऑब्वियसली समझने की बात है। लेकिन क्या इस ऑडिटर ने उसको दिए गए लॉजिकल एक्सेस को वायोलेट नहीं किया? आंसर है ऑब्वियसली यस। इवन दो ही वाज जस्ट एन एंड यूजर, लेकिन अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हुए उसने सिक्योरिटी को वायोलेट किया। देखिए, कभी कभार कोई रैंडम यूजर होता है, वो अनइंटेंशनली ऐसे ही लॉजिकल एक्सेस की सिक्योरिटी को वायोलेट कर देता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिस्टम है, वहां पे सिस्टम पे किसी का आईडी आपको पता है लेकिन आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो आपने 3 अटेम्प्ट में रैंडमली कोई पासवर्ड डाल दिया, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो गए। देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस, पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही कोइंसिडेंटली आपने 3rd टाइम पासवर्ड टाइप किया और भैया उसका पेज खुल गया। है ना बड़ी मजे की बात। तो यहां पे इवन दो द पर्सन वॉज नॉट एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी उसने रैंडमली लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी को वायोलेट किया। तो इसी तरीके से एंड यूजर्स सिक्योरिटी को वायोलेट करते हैं।
तो लॉजिकल एक्सेस के एक्सपोजर्स को पढ़ने के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। देखिए, अगर हम बात करें लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी की, तो ये बनता कैसे है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स। तो हम सभी जानते हैं कि भैया ये कहीं ना कहीं यूजर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है यूजर प्रोफाइल। किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में किसी भी यूजर को एक्सेस देने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना होगा, तो सबसे पहली चीज है वो है उसका प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल मैनेजमेंट। उसको सिस्टम में एक्सेस देने से पहले हमें उसकी जानकारी लेनी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। कैसे? थ्रू साइन अप प्रोसीजर। हम जब कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाए, लॉगिन करने से पहले हमें सबसे पहले वहां पे साइन अप करना पड़ता है। एक बार साइन अप हो जाए, उसके बाद उसके रोल के हिसाब से उसको हम प्रिविलेजेस देंगे, उसको हम उसके राइट्स देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो अगर हम किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट की बात करें, तो नॉर्मल यूजर को कम प्रिविलेज मिलता है, लेकिन प्रीमियम यूजर को ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। उसके बाद हम उसको यह भी कहेंगे कि भैया पासवर्ड कैसे सेट करना है और उसका कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। यूजर की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी। तो दोस्तों, यूजर प्रोफाइल के बाद दूसरा कंपोनेंट लॉजिकल एक्सेस में आएगा, वो है यूजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर मुझे उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, मुझे इस 3 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, मैं उस नेटवर्क में एंट्री लूंगा। तो यहां पे नेटवर्क अगेन ये लॉजिकल एक्सेस का कंपोनेंट है। उसके बाद मैं मेरे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करूंगा, और एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर दी, उसके बाद उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाऊंगा, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जाऊंगा जहां से मुझे मेरा काम करना है, मुझे सिस्टम को एक्सेस करना है। सो बेसिकली लॉजिकल एक्सेस बनता है इन सारी चीजों से। पहला, यूजर की प्रोफाइल, फिर यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो लॉजिकल एक्सेस कंपोनेंट्स के हिसाब से उसके कैसे कैसे कंट्रोल्स हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला, यूजर प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास है यूजर मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल। यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से हमारे पास है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोल। उसके बाद नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ओएस के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, एंड एप्लीकेशन के लिए है एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। सो आइए समझते हैं सबसे पहला, एंड दैट इज द यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल। ये समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हुआ यूं कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एक एम्प्लॉय को हायर किया, नया अभी अभी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आया है। तो वो मिस्टर सीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हुए, सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बनाया जाएगा। वो बनाने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा साइन अप प्रोसीजर। ध्यान रखिए, साइन अप प्रोसीजर, जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। एक बार भाई साहब का यहां पे साइन अप हो गया, फिर उसको समझाया जाएगा, देखो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारा मेन काम होगा यहां पे फाइनेंशियल डिसीजन लेना। तो उस रोल के हिसाब से तुम्हें हमारे सिस्टम में आउट ऑफ दी ऑल दी एक्सेस इतना फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सेस मिलेगा। तुम एंट्री कर नहीं सकते, लेकिन की हुई एंट्री को देख जरूर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पे उसको कुछ प्रिविलेजेस मिली। ध्यान रखिए बात को, उसको कुछ प्रिविलेजेस मिली। एक बार प्रिविलेज मिली, उसके बाद वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको समझा, देखो भाई अब तुम्हें अपना पासवर्ड सेट करना है, लेकिन पासवर्ड ऐसा सेट करो कि वहां पे एक लेटर कैपिटल हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक नंबर यूज हो एंड एक सिंबल यूज हो, और ये पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो उस हिसाब से भाई साहब ने अपना पासवर्ड सेट कर लिया। अब हुआ यूं कि कुछ सालों की मेहनत के बाद मिस्टर सीए ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि भाई अब तुझे तो फाइनेंशियल ऑफिसर से एक और भी अपग्रेडेड मतलब प्रमोशन देना चाहिए। तो इस भाई साहब को बिठाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पैनल में एज बिंग डायरेक्टर। देखिए, अब उसका रोल अपलिफ्ट हुआ है। तो अगर रोल अपलिफ्ट हुआ है तो उसकी प्रिविलेजेस, उसके एक्सेस राइट्स भी बढ़ने चाहिए। तो दोबारा उसका पुराना आईडी पासवर्ड स्क्रैप करके डायरेक्टर की प्रिविलेज वाला, ज्यादा एक्सेस वाला एक नया आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया गया और उसको दिया गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन।
देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है साइन अप प्रोसीजर। यहां पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज आते हैं, जितने भी पर्सोनल काम करने के लिए आते हैं, उन सभी के सभी का साइन अप एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर से ही होना चाहिए। किसी को कोई छूटछाट नहीं देनी चाहिए। अगर साइन अप करने के लिए आधार कार्ड चाहिए, सभी का आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कोई और भी आईडी प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ चाहिए, सब कुछ वहां पे पहले से ही होना चाहिए। दूसरा यहां पे होगा प्रिविलेज मैनेजमेंट। मतलब ये कि उसके रोल के हिसाब से हम उसे उसका एक्सेस राइट असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेल्स मैनेजर के आईडी एंड पासवर्ड की, तो यहां पे वो परचेस, प्रोडक्शन या मार्केटिंग के डेटा को एक्सेस नहीं करना चाहिए। थर्ड इज पासवर्ड मैनेजमेंट। यहां पे यह ध्यान में रखना है कि जो पासवर्ड का प्रोटोकॉल बनाया गया है उसी हिसाब से पासवर्ड होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिकली पासवर्ड चेंज की भी पॉलिसी रखते हैं कि 2 महीने के बाद पासवर्ड को चेंज कर देना है। देखिए अगर सेम टू सेम पासवर्ड रहेगा और वो किसी को पता चलेगा तो भाई हैकिंग या एक्सेस राइट वायोलेशन का रिस्क रहता है। बट इफ वी कीप ऑन चेंजिंग दैट, तो हैकर जैसे लोगों को उसे ट्रेस करने में काफी दिक्कत होगी। नेक्स्ट इज जो भी राइट्स उसको दिए गए हैं उसको मॉनिटर करना, मॉनिटर ऑफ और अपडेशन ऑफ एक्सेस राइट। देखिए ये तभी होगा जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय या पर्सन का कोई रोल चेंज होगा, या तो रोल अपवर्ड गया या लोअर में गया, उस हिसाब से उसके प्रिविलेजेस एंड एक्सेस राइट्स भी चेंज होने चाहिए। तो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के बाद अब आइए समझते हैं नेक्स्ट वन इज एंड दैट इज यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोल। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ने हमको अच्छा सा एक्सेस राइट दिया, सिस्टम एक्सेस दिया। अब यूजर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जैसे कि क्या? सबसे पहला है पासवर्ड यूज। मतलब क्या? देखिए हुआ यूं कि एक बंदे का लोन अप्रूव हुआ और उस लोन अप्रूवल की डेटा को लेने के लिए भाई साहब गए बैंक मैनेजर के पास। वहां पे जाके रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके सिस्टम में से मेरा लोन अप्रूवल लेटर निकाल के दीजिए। बैंक मैनेजर ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन चलो पहले मैं लॉगिन करता हूं। लेकिन जानते हो लॉगिन करने के लिए उसने आईडी एंड पासवर्ड कहां लिखा था? उन्होंने लिखा था अपने कंप्यूटर के वॉल पे, कंप्यूटर के बाजू में जो डेस्क की वॉल थी वहां पे लिखा हुआ था पेन से आईडी एंड पासवर्ड। क्या यूजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है? मतलब ये कि अगर आईडी एंड पासवर्ड जैसी चीजें आपको दी जाती है तो क्या ये दीवारों पे लिखने के लिए दी जाती है? बिल्कुल नहीं। ये होनी चाहिए टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। उसे अगर आपको लिखना है तो काफी ऐसी जगह पे लिखिए जहां पे कोई आसानी से पहुंच ना सके, जिसका एक्सेस आसानी से मिल ना सके। नेक्स्ट इज अनअटेंडेड इक्विपमेंट। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन आई विल टेक द बैंक एग्जांपल। हुआ यूं कि एक भाई साहब वहां पे बैंक में जाते हैं अपनी कैश विड्रॉ करने के लिए। अब जैसे ही कैश विड्रॉ करने के लिए गए, एक मैडम पहले से ही सिस्टम में लॉगिन करके बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही उस भाई साहब का नंबर आया कैश विड्रॉल के लिए, वहां पे लंच ब्रेक हो गया। मैडम ने कहा सॉरी अब तो लंच ब्रेक है, हाफ एन आवर के बाद ही मैं आपको अपनी कैश दे सकती हूँ, चलिए तब तक के लिए आप रेस्ट लीजिए। मैडम उस इक्विपमेंट से उठ के अपने लंच बॉक्स की ओर जाती है। जानते हो इस एंटायर एग्जांपल में प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि जिस सिस्टम में वो लॉग्ड इन थी उसने उसको लॉग आउट नहीं किया। जरा सोचिए इस आधे घंटे के ब्रेक में कोई भी बंदा जो ऑलरेडी सिस्टम लॉगिन है वहां पे आके ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर दे तो आपका ही ट्रांजैक्शन, आपने कैश विड्रॉ नहीं किया लेकिन फिर भी आपका अकाउंट डेबिट कर दे तो कितना बड़ा रिस्क है। तो ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी सिस्टम एक्सेसेस उसको असाइन किए गए हैं टाइम टू टाइम उसको लॉग आउट करे, उसको प्रोटेक्ट करे, कोई भी ऐसा चांस ना छोड़े जिससे कोई भी आके उसको मिसयूज करे। तो यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोल के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन इज एंड दैट इज द नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। देखिए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल को हम इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल भी कहेंगे। यहां पे सबसे पहला कंट्रोल है पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले से एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उस इंटरनेट का, उस ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क का कौन सा एम्प्लॉई कैसा यूज करेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं है तो इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं?
लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब हुआ यूं कि ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, लेकिन जहां वहां का एचआर मैनेजर था उसको एक प्रॉब्लम मिली, वो ये कि इतने सारे एम्प्लॉइज काम तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है। चलिए इसका एक सर्वे करवाया जाए। जब इस एंटायर चीज को इंस्पेक्ट किया गया तो पता चला कि कई सारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट यूज करके किसी और कंपनी का काम कर रहे थे पार्ट टाइम में। सैलरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे करे और काम किसी और कंपनी का, हमारा रिसोर्स, हमारा पैसा, लेकिन वफादारी किसी और से। भाई ये तो नामंजूर है। ऑन द स्पॉट एचआर मैनेजर ने रिपोर्ट किया आईटी डिपार्टमेंट को कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, चलो कुछ करो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब एचआर डिपार्टमेंट ने और भी ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया तो पता चला कि कुछ लोग इस इंटरनेट का मिसयूज करके सोशल मीडिया पे प्राइवेट चैट्स में ज्यादा टाइम दे रहे। यहां पे क्लाइंट का काम पेंडिंग एंड पेंडिंग पड़ा है और भाई साहब सोशल मीडिया पे लगे हुए, तो कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी। तुरंत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक डिसीजन लिया कि इस इंटरनेट को यूज करने की एक काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बंदा इंटरनेट एक्सेस तो कर सके लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस यूज के लिए। देखिए आईटी डिपार्टमेंट की हेल्प से हम ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे रूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर सकते हैं कि सबसे पहला कौन कौन इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, कितना कर पाएगा और क्या क्या कर पाएगा, इंटरनेट कौन से टाइम पे ऑन होगा और कौन से टाइम पे ऑफ हो जाएगा। ये सारी की सारी मैटर्स हमारे इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी में आती है। नेक्स्ट वन इज एनफोर्स्ड पाथ। अब ये एनफोर्स्ड पाथ क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए हुआ यूं कि एक यूनिवर्सिटी था और उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एंट्री लेने के 4 गेट्स थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हुआ यूं कि ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसीजन लेना था कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं एक पॉइंट के बाद वो क्लास में एंट्री नहीं लेने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले नॉर्थ गेट पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, कोई भी लेट स्टूडेंट नॉर्थ गेट में से नहीं आ सकता। अब देखो भाई इसका एक लूपहोल क्या रहेगा, जो बंदा नॉर्थ गेट से नहीं आ सकेगा वो साउथ से तो आ सकता है, वो ईस्ट से तो आ सकता है, वो वेस्ट से भी आ सकता है। तो जो स्टूडेंट लेट थे वो नॉर्थ को छोड़ के बाकी सारे गेट से एंट्री लेने लगे। फिर मैनेजमेंट ने ये सोचा कि भाई इससे भी बड़ा पॉलिसी बनाते हैं, एक काम करते हैं हम नॉर्थ एंड साउथ दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अभी भी चांस बचा है, अभी भी स्टूडेंट ईस्ट या वेस्ट से आ सकता है। बताइए सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या रहेगी। सबसे बेस्ट पॉलिसी यह रहेगी कि हम इन 4 एंट्री पॉइंट में से 3 को ब्लॉक कर दे, सिर्फ एक ही ओपन करे और ये रूल बना दे कि बच्चों को अगर क्लास में जाना है तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर गेट से आना पड़ेगा, बाकी 3 में स्टूडेंट की एंट्री होगी ही नहीं। पहले से ही प्रीडिफाइंड, प्रीडिटरमिन्ड एक पाथ बना दिया, एक एंट्री पॉइंट बना दिया, उसके अलावा स्टूडेंट की एंट्री अलाउड ही नहीं। अब होगा ये कि जो स्टूडेंट लेट हुआ है, मान लीजिए कि साउथ गेट इज द गेट विच इज अलाउड टू गेट एंट्री, बाकी 3 गेट्स लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है। जैसे ही बंदा साउथ में जाएगा अगर वो लेट है, वहां का गार्ड, वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक के वहीं रोक देगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। देखिए इस एग्जांपल से यह समझना है कि ऐसा ही सेटअप होता है हमारे नेटवर्क में। नेटवर्क में हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सारा का सारा डेटा आता है वो आता है एक पर्टिकुलर गेट से इन द पैकेट फॉर्म्स, हमने पढ़ा था बाइनरी बिट्स एटसेट्रा। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस डेटा पैकेट्स के आने के कई सारे मल्टीपल डोर से, कई सारे मल्टीपल गेटवेज है, तो ऑर्गेनाइजेशन को एनफोर्स पाथ यहां पे बनाना पड़ेगा। मतलब पैकेट्स इंस्टेड ऑफ द मल्टीपल गेटवेज उसी एक गेट से आना चाहिए जो ज्यादा सिक्योर्ड है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि नेटवर्क के आने के 4 में से 3 एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दीजिए। डेटा पैकेट्स आने चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट से जहां पे फायरवॉल लगा है, और फायरवॉल भैया सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अगर एक भी अनवांटेड पैकेट है जहां पे सिस्टम ने मना किया है एंट्री लेने पे, तुरंत उस पैकेट को ब्लॉक कर देगा। और जब ये ब्लॉक है, चाह के भी यूजर अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो एनफोर्स्ड पाथ के बाद द नेक्स्ट कंट्रोल इज सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स। आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। अब हुआ यूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पब्लिक मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने
एक पब्लिक का भीड़ भाड़ वाला रास्ता चुना। अब हुआ ये कि उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, और हमारे मोदी साहब 3 घंटे मीटिंग के लिए लेट हुए और तब तक तो लोग परेशान हो चुके थे। देखिए क्या होता अगर उस पब्लिक वाले रास्ते की जगह पे उन्होंने एक प्राइवेट रास्ता लिया होता। क्या होता अगर पहले से ही प्रशासन ने यह तय कर दिया होता कि यह पर्टिकुलर लेन, यह पर्टिकुलर रास्ता हमारे पीएम के लिए रिजर्व्ड है, मतलब कोई पब्लिक एलिमेंट यहां पे अलाउड है ही नहीं, सिर्फ पीएम साहब की गाड़ी जाएगी जब तक वो अपनी मीटिंग खत्म नहीं कर लेते। अब आप कहेंगे भाई इस एग्जांपल का हमारे नेटवर्क से क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों, ऐसा ही सेटअप हम हमारे नेटवर्क में भी कर सकते हैं। मतलब क्या, जो ऑर्डिनरी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि ट्रांजैक्शंस ऑफ कस्टमर्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ वेंडर्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरनेट के जरिए करवा सकते हैं। तो पब्लिक के साथ मिलके अगर वहां पे थोड़ा डेटा स्पीड कम भी आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ खास ट्रांजैक्शंस जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस ऑफ द बैंक, ये इंटरनेट के जरिए नहीं होना चाहिए। इंटरनेट का मतलब होता है जो पब्लिक भी जिस नेटवर्क के चैनल को यूज करता है उसके जरिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक अलग से ही प्राइवेट चैनल एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। अगर ये प्राइवेट चैनल एस्टैब्लिश्ड है तो होगा ये कि इस चैनल में, इस रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही कम्युनिकेशन जा सकता है, कोई ऑर्डिनरी पीपल वहां पे अपने डेटा पैकेट्स नहीं भेज सकता। तो देखो यहां पे हमने कितनी आसानी से यहां पे नेटवर्क को सेग्रीगेट कर दिया। नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए हम पब्लिक इंटरनेट को यूज करेंगे, लेकिन कुछ खास टॉप सीक्रेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए हम प्राइवेट चैनल का यूज करेंगे, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या लीस्ट लाइन कहते हैं। हालांकि कंपेयर टू पब्लिक नेटवर्क ये वीपीएन एक्सपेंसिव होते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, एंड दैट इज फायरवॉल। और ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का नेक्स्ट कंट्रोल है। देखिए समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अब हुआ यूं कि इंडिया में एक जगह पे एग्जीबिशन हो रहा था, लेकिन वहां पे रूल्स ये थे कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस आर अलाउड टू टेक पार्ट इन दैट एग्जीबिशन। लेकिन एग्जीबिशन इतना ब्यूटीफुल था दैट एवरीबॉडी वांटेड टू टेक पार्ट इन दैट, तो कई सारे फॉरेनर्स भी पार्ट लेने के लिए गए यहां पे। अब इंडियंस और फॉरेनर्स को फिल्टर करने का कोई मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास नहीं था, इसलिए सभी तरीके के लोगों ने वहां पे हिस्सा लिया। अब फॉरेनर्स इतने बढ़ गए कि इंडियंस उस एग्जीबिशन में पार्ट नहीं ले पाए। अगर यह प्रॉब्लम है तो जरा सोचिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। समझते हैं हम क्या करेंगे कि जहां से सारे के सारे गेस्ट एग्जीबिशन में आ रहे हैं, हम वहां पे एक टोल बूथ जैसा बूथ बना देंगे और हर एक विजिटर से उसका आईडी पूछेंगे। बताओ भाई, इंडियन आईडी है तुम्हारे पास? इंडियन आधार कार्ड है? इंडियन पैन कार्ड है? इंडियन वोटर आईडी है? अगर उनके पास इंडियनिटी का, नेशनलिटी का कोई भी प्रूफ है, वो पार्ट ले सकते हैं एग्जीबिशन में। अगर नहीं है, चलो भाई ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, आप लोग यहां पे वेलकम नहीं है। ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इस फिजिकल ट्रैफिक की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में ऐसा ही लॉजिकल ट्रैफिक होता है। जैसे हमारी दुनिया में रोड्स होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के नेटवर्क में कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। जैसे यहां पे गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, व्हीकल्स का ट्रैफिक होता है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में डेटा पैकेट्स का ट्रैफिक होता है। तो अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अनवांटेड ट्रैफिक नहीं चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल में समझा फॉरेनर्स नहीं चाहिए, सिर्फ इंडियंस चाहिए, सिर्फ ऑथराइज्ड पैकेट्स चाहिए, अनऑथराइज्ड एंड अनवांटेड पैकेट्स नहीं चाहिए, तो हमें ऐसे टोल बूथ की तरह ही एक डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर हमारे नेटवर्क में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उस सॉफ्टवेयर का मेन काम होगा सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पैकेट्स को ही फिल्टर करके नेटवर्क में अलाउ करना, अनवांटेड, अनवेलकम्ड एंड अनडिजायर्ड पैकेट्स को वहीं से ही टाटा बाय बाय बोल देना। दोस्तों इसी डिवाइस और सॉफ्टवेयर को ही हम कहते हैं फायरवॉल। तो ध्यान रखिए, फायरवॉल का मेन काम होता है डेटा पैकेट्स को फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पैकेट्स को ही नेटवर्क में एंट्री देना और अनवांटेड पैकेट को ब्लॉक कर देना। देखिए हमने कभी कभार देखा होगा कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी या
हॉस्पिटल के इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो कुछ वेबसाइट्स वहां पे ओपन नहीं होती, फेसबुक ओपन नहीं होगा या कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट जैसी वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी। क्यों भाई ऐसा होता है? क्योंकि उनके फायरवॉल में ऐसी वेबसाइट के पैकेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट के पैकेट्स को अलाउड किया जाता है जो बिजनेस के लिए काम की हो, जो जरूरी हो। अब फायरवॉल में सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं? देखिए हमारे पास यहां पे दो मैकेनिज्म है। सबसे पहला एक्सेप्शन मैकेनिज्म। व्हाट डज इट मीन एक्सेप्शन मैकेनिज्म? यहां पे हम सब कुछ अलाउड करेंगे लेकिन बाद में कुछ कंटेंट को एक्सक्लूड कर देंगे, कुछ वेबसाइट को एक्सक्लूड कर देंगे। जो एक्सेप्शन में डाली हुई है वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, बाकी सभी की सभी वेबसाइट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म देखिए, हमने देखा कि अगर पहला मेथड एक्सेप्शन है तो दूसरा इंक्लूसिव ही होगा। सेकंड मेथड इज इंक्लूसिव मेथड। यहां पे यह होता है कि सब कुछ ब्लॉक रहेगा लेकिन जो जो हमने अलाउड किया है, जो जो इंक्लूसिव लिस्ट में है, सिर्फ उतना ही एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ही बताइए कंपैरेटिवली कौन सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जहां पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो। सो एक्सेप्शन के कंपेयर में इंक्लूसिव मेथड ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि यहां पे सब कुछ डिसअलाउड है, सिर्फ वही अलाउ होगा जो हमने लिस्ट किया है। अब आखिरी सवाल, क्या फायरवॉल वायरस को प्रिवेंट करता है? क्या फायरवॉल एंटीवायरस की तरह काम करता है? गौर कीजिएगा, फायरवॉल ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए फायरवॉल के पास पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये वायरस है या नहीं है। फायरवॉल सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा जो उनके सेटिंग्स में होगा। तो फायरवॉल का मेन काम डेटा को फिल्टर करना है, वायरस को आइडेंटिफाई करना नहीं। तो मतलब यह हुआ कि अगर गलती से यूजर ने वायरस वाले पैकेट्स को अनब्लॉक नहीं किया, उसको अलाउड किया है, तो फायरवॉल वायरस को भी नेटवर्क में एंटर होने देगा, उसको रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल एंड दैट इज एनक्रिप्शन। क्या होता है एनक्रिप्शन? यह समझने से पहले जरा बताइए इस कोड का मतलब क्या होता है? DIJSBH। जरा सोचिए, हो गए कंफ्यूज ना? देखिए ये DIJSBH कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखा है। आप कहते क्या बात कर रहे हो सर जी, आपका नाम तो चिराग है, यहां पे चिराग थोड़ी लिखा है। दोस्तों जरा गौर से देखिए, यहां पे ये जो है यहां पे DIJSBH, ये जो मेरा नाम है चिराग, मैंने ABCD के अल्फाबेट में से सिर्फ एक अल्फाबेट आगे का ले लिया। देखिए C, नेक्स्ट इज D, देन उसी तरीके से IJSBH। जब तक आपको यह नहीं पता होता कि मैंने यहां पे मेरे नाम का जो अल्फाबेट है वो आगे का लिया हुआ है, तब तक आप इस मैसेज को समझ नहीं सकते। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैंने मेरे नाम का एनक्रिप्शन कर दिया। तो एनक्रिप्शन का मतलब ही ये होता है कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, उसको ऐसे एक सीक्रेट कोड में आप कन्वर्ट कर दो कि जो अनऑथोराइज्ड बंदा है, जिसके पास उसको समझने की की नहीं है, उससे वो समझ ही ना पाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहां पे एनक्रिप्शन मॉडल की, तो ये कैसे काम करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहला होता है प्लेन टेक्स्ट, जिसे हम डेटा भी कहते हैं। उस डेटा पे ऐसा एक की अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि मेरे एग्जांपल में नेक्स्ट अल्फाबेट ऑफ माय नेम, तो उसको की कहते हैं। जैसे कि हमने अप्लाई की, यहां पे एक सीक्रेट कोड जनरेट होगा जिसको हम हैश भी कहते हैं। वो सीक्रेट कोड ही माना जाता है साइफर टेक्स्ट। ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। देखिए ये एंटायर चीज जो हमने देखी यहां पे, प्लेन टेक्स्ट या डेटा से उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, इसी को ही तो हम कहते हैं एनक्रिप्शन। अब जिस बंदे को इस मैसेज को पढ़ना है, उसको क्या करना होगा, जो साइफर टेक्स्ट उसको मिला है उसके ऊपर दोबारा की अप्लाई करनी होगी। जैसे वो की अप्लाई करेगा, उसको अपना ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो साइफर टेक्स्ट से ओरिजिनल मैसेज को की अप्लाई करके रिट्राइव करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। अब देखिए एक सवाल यह है कि हमने 128 बिट्स का एनक्रिप्शन एंड 256 बिट्स का एनक्रिप्शन समझा है, तो भाई ये क्या होता है?
देखिए जब हम बात करें कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ई बैंकिंग की कोई भी फंड वगैरह ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे 128 बिट का एनक्रिप्शन यूज होता है। लेकिन जब हम कोई एसएसएल जैसी वेबसाइट में जाते हैं जो काफी टाइट सिक्योरिटी मानी जाती है, तो वहां पे 256 बिट्स का एनक्रिप्शन माना जाता है। तो भाई ये क्या होता है समझते हैं। देखिए अभी हमने जो एनक्रिप्शन मॉडल समझा, वही मॉडल हम डेटा ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। आपको क्या लगता है हमारा जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में होता तो भैया कोई भी हैकर बीच में इंटरसेप्ट करके डेटा को कैच कर सकता है और डेटा को रीड कर पाएगा। लेकिन अगर हमने उसका ओरिजिनल फॉर्म ही बदल दिया है, वो रखा ही नहीं है, एक सीक्रेट कोड डाल दिया है, तो हैकर भाई साहब को अगर कोड भी पता चल जाए ना सीक्रेट, तब भी वो उसका ओरिजिनल मैसेज नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको हैक करते करते शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। अब आइए इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि एक हैश फंक्शन का एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए हमारे पास कई सारे एल्गोरिदम्स हैं, उसमें से एक एल्गोरिदम का एग्जांपल लेते हैं, SHA-256। देखिए ये वो एल्गोरिदम है जो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में यूज होता है। उसमें एक ऐसा मैथमेटिकल एल्गोरिदम डेवलप किया जाता है कि आप कोई भी मैसेज वहां पे टाइप करो, कुछ भी वहां पे टाइप करो, लेकिन उसका जो सीक्रेट कोड होगा वो एक खास नंबर का ही बनेगा। मान लीजिए वो हो सकता है 90 या 56 वगैरह, एक खास नंबर का ही कोड बनेगा। अगर आप ए लिखे तो एक अलग से कोड बनेगा, अगर आप ए डॉट लिखे अलग से कोड बनेगा, अगर आप ए कॉमा लिखे अलग से कोड बनेगा। अरे भैया यहां तक कि अगर आप कैपिटल ए लिखे तो भी कोड अलग बनेगा। अगर आप 500 पेजेस का पूरा बुक वहां पे छाप दे, फिर भी एक यूनिक कोड जनरेट होगा एक ही सिंगल लाइन का। अब ये जो कोड जनरेट हुआ है, जो आप यहां पे हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस कोड को हम कहते हैं हैश या हैश फंक्शन। ध्यान से देखिए उसको, हम उसको कहते हैं हैश या हैश फंक्शन। देखिए अगर हम बात करें फेसबुक की, जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं, आपको क्या लगता है फेसबुक के सर्वर में ये हमारा पासवर्ड वहां पे सेव रहता है? अगर ऐसा होता दोस्तों, तो कोई भी फेसबुक का एम्प्लॉय हमारे सारे के सारे पासवर्ड्स देख सकता है। वहां पे ये हमारा पासवर्ड नहीं, लेकिन पासवर्ड का कन्वर्ट किया गया ये हैश सेव रहता है। मतलब फेसबुक भी हमारा पासवर्ड नहीं जान सकता? आंसर है बिल्कुल नहीं। अब देखिए इस हैश फंक्शन को आगे कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग बिट्स के एनक्रिप्शन के हिसाब से। पहले बिट्स एनक्रिप्शन समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें 1 बिट एनक्रिप्शन, हमको तो जाना भैया 256 बिट्स तक, लेकिन अगर हम बात करें 1 बिट एनक्रिप्शन, तो जरा सोचिए एक बिट में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? तो आंसर है 2, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर एक बिट के एनक्रिप्शन की बात करें तो देयर आर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो यहां पे हैकर 2 अटेम्प्ट में उस कोड को क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर हम 2 बिट एनक्रिप्शन में जाए तो बताइए वहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए भैया वहां पे 4। तो 2 बिट के एनक्रिप्शन में हैकर को उस कोड को तोड़ने में लगेंगे 4 अटेम्प्ट्स। 4 बार कॉम्बिनेशन ट्राई किया, वो सक्सेस हो जाएगा। अगर भैया यहां पे 3 बिट एनक्रिप्शन हुआ तो ये 8 अटेम्प्ट्स लेगा। उसी तरीके से अगर 4 बिट हुआ तो ये 16 अटेम्प्ट लेगा। देखिए हर एक बिट जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके जो कॉम्बिनेशन है वो पिछले के रिजल्ट से मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं? तो जरा सोचिए जब हम 256 बिट्स का एनक्रिप्शन डालेंगे तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहां पे। एक बार सोचिए। देखिए ये नंबर हम आंकड़ों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस कोड से एनक्रिप्ट किए गए मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कोई 1, 2, इवन 100 या 500 नहीं, बट हजारों साल चाहिए। इतने साल कि अगर एक सुपर कंप्यूटर भी 5 या 10 सुपर कंप्यूटर भी मिलकर उसको डिक्रिप्ट करना चाहे तो भी वो हजारों साल लेंगे। तो दोस्तों आज की तारीख में 256 बिट्स एनक्रिप्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में से एक माना जाता है। So basically encryption can be divided into these 2 types. The first one is the private key and second is public key.
इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एज वेल एज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। सिमेट्रिक में सिर्फ प्राइवेट की होती है, जबकि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक की होती है। देखिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन की जरूरत है वहां पे प्राइवेट की यूज होती है, लेकिन जहां पे ऑथेंटिकेशन एज वेल एज रीडिंग की भी जरूरत पड़ती है तो वहां पे ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि जब हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जब हमको पैसा विड्रॉ करना है तो कैसे होगा, हम सबसे पहले एटीएम कार्ड को मशीन में स्वाइप करवाएंगे या इंसर्ट करेंगे, फिर हम डालेंगे भैया अपना पिन नंबर। देखिए पिन नंबर हमारे लिए है, बैंक हमारा पिन नंबर सेव नहीं करता, तो भाई वो क्या सेव करता है, वो सेव करता है पिन नंबर का हैश फंक्शन। मैंने पहले भी बताया कि फेसबुक के एग्जांपल में वो हमारे पासवर्ड्स को सेव नहीं करता, वो सेव करता है सिर्फ हैश को। तो ये जो हैश जनरेट हुआ वही तो भैया प्राइवेट की है। जिस प्राइवेट की से हमने बैंक में ऑथेंटिकेशन दिया है उसी प्राइवेट का यूज करके ही हम कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ऑथेंटिकेशन एज वेल एज रीडिंग की। देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर में ये दोनों तरीके की होती है। जब हम बात करें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की, जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी भाई तो वहां पे आप पाएंगे कि कैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो गया है तो वेबसाइट आपको कहेगी भाई अपने रिटर्न को आप अपने डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट करो। तो जैसे हम करेंगे, हमने रिटर्न अपलोड किया, तुरंत एरर आएगा। और जानते हो एरर क्या होगा, एरर ये होगा कि भाई आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें जो भी डिजिटल साइन अप्लाई की है, हमको कैसे पता कि वो तुम्हारी ही डिजिटल साइन है? क्या सबूत कि तूने किसी और का डिजिटल साइन लेके रिटर्न अपलोड नहीं किया? क्योंकि हमारे पास उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कोई दूसरा की नहीं है। अब बात यह है दोस्तों कि क्या हम हमारा प्राइवेट की दे दे, हम हमारा मेन डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड दे दे? बिल्कुल नहीं। अगर हमने हमारा मेन पासवर्ड इनकम टैक्स को दे दिया तो हो सकता है कुछ लोग उसको मिसयूज करें। तो यहां पे दोस्तों हम यूज कर सकते हैं क्या, पब्लिक की। तो देखिए एक्चुअली क्या मैकेनिज्म होता है, जब भी हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, हमें रिटर्न फाइल करने से पहले हमारा डिजिटल साइन अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट में। जब हम उसको अपलोड करते हैं हमारी प्राइवेट की नहीं जाती, लेकिन कौन सी की जाती है, बोलो कौन सी की जाती है, पब्लिक की जाती है। अब देखिए प्राइवेट की और पब्लिक की का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये दोनों की पेयर है। पेयर का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट की और ये पब्लिक की दोनों कोरस्पॉन्डिंगली रिलेटेड है। मतलब प्राइवेट की अगर अप्लाई करेंगे तो सेम हैश फंक्शन क्रिएट होगा, पब्लिक की अप्लाई करेंगे तो भी वही का वही सेम हैश फंक्शन क्रिएट होगा। लेकिन प्राइवेट की मतलब हमारा पासवर्ड और पब्लिक की मतलब सिर्फ रीडिंग करने के लिए, वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। अब टेक्निकली एंटायर प्रोसीजर को समझिए कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हमने अप्लाई किया हमारा प्राइवेट की, तो यहां पे एक हैश फंक्शन क्रिएट हो गया। फिर हमने हमारा डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किया इनकम टैक्स की वेबसाइट में, तो पब्लिक की वहां पे चला गया। अब हमारा जो हैश फंक्शन हमारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट हुआ है वो हम भेजेंगे, कहां पे भेजेंगे भैया, हमारे इनकम टैक्स की वेबसाइट में। अब जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है उस डॉक्यूमेंट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा पब्लिक की अप्लाई करेगा। जैसे पब्लिक की अप्लाई किया एक और हैश फंक्शन क्रिएट होगा। तो प्राइवेट की से जनरेट किया गया हैश फंक्शन अगर पब्लिक की से जनरेट किया गया हैश फंक्शन इन दोनों से मैच होता है तो दोस्तों ये रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स समझ जाएगा भाई कि आप वही बंदे हो जिसने मेरे को डिजिटल साइन अपलोड की है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से हम किसी और की डिजिटल साइन रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन हमारी साइन से रिटर्न को साइन करते हैं, तो जैसे ही रिटर्न अपलोड होगा वहां पे एरर दिखाएगा। क्यों? मिसमैच। एक और एग्जांपल लेते हैं और वो है व्हाट्सएप के मैसेजेस एनक्रिप्शन। देखिए आज आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ये नोटिफिकेशन भेजता है कि आपकी जो चैट है वो एनक्रिप्टेड है। तो वो कैसे एनक्रिप्टेड होगी समझते हैं। जब भी दोस्तों हम कोई व्हाट्सएप पे चैट भेजते हैं तो हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, हमारे पासवर्ड हमारे प्राइवेट की से हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। अब जो सामने वाला बंदा होगा तो उसके पास तो हमारी प्राइवेट की नहीं है, तो अगर उसके पास हमारी कोई की नहीं है तो हमारे मैसेज उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगी, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो आप कहेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएगा तो व्हाट्सएप कैसे काम कर रहा है भाई, वो तो पढ़ पा रहा है। ध्यान रखिए जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हैं आपकी प्राइवेट की नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ आपकी
पब्लिक की जाती है। पब्लिक की सभी के पास हो सकती है। जैसे आपने मैसेज भेजा सामने वाले को पब्लिक की मिल जाएगी, आपकी प्राइवेट की से आपने मैसेज क्रिएट किया, मैसेज भेजा, और वही आपकी पब्लिक की से वो बंदा एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और इसी तरीके से व्हाट्सएप में मैसेज दिखते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कभी व्हाट्सएप खुद भी उन मैसेजेस को नहीं पढ़ पाएगा जब तक उसके पास भी ये पब्लिक की ना हो। तो दोस्तों बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल मैसेज। अब वहां पे हम डिजिटल साइन अप्लाई करेंगे। ये डिजिटल साइन एक अल्गोरिदम होता है, वो अल्गोरिदम जिससे हैश कोड या हैश फंक्शन क्रिएट होता है। ये हैश फंक्शन ही दोस्तों एक सीक्रेट कोड है और यही सीक्रेट कोड आगे भेजा जाएगा इनकम टैक्स की वेबसाइट में या जहां पे भी हम रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स की अथॉरिटी के पास इसका होगा क्या, पब्लिक की। अब मजेदार बात यह है कि पब्लिक की भी एक एल्गोरिदम है, लेकिन ऐसा एल्गोरिदम जो सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए काम में आता है, ना कि ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब होगा क्या कि जैसे ही वो हैश फंक्शन आया, यहां पे इनकम टैक्स उस एल्गोरिदम को री अप्लाई करेगी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, उस पर्टिकुलर भेजे गए मैसेज पे, और अगर वहां पे भी सेम कोड जनरेट होता है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे डॉक्यूमेंट एल्गोरिदम में अप्लाई किया, एक कोड जनरेट हुआ, उसी तरीके से इनकम टैक्स आए हुए मैसेज पे दोबारा एल्गोरिदम में अप्लाई करेगा, और अगर सेम कोड जनरेट होता है, दोनों मैच होते हैं दोस्तों, तो हमारा रिटर्न एक्सेप्ट हो गया। वेल, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉल बैक डिवाइसेस। कॉल बैक डिवाइसेस को समझने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हुआ यूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सडनली एक डेटा लीकेज हुआ और उस डेटा लीकेज की वजह से कंपनी को 3000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। जब पता चला कि ये डेटा लीकेज कैसे हुआ, आईटी डिपार्टमेंट के पास जब ये मैसेज गई तो उन्होंने पूरी चीज इन्वेस्टिगेट की और उनको यह पता चला कि किसी ने सिस्टम के सर्वर में ट्रोजन्स छोड़े थे, जिसने सारी की सारी फाइल्स कॉपी करके किसी और को दे दी। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल इंस्टॉल था, तो भाई कोई ट्रोजन उसमें कैसे छोड़ सकता है। जब आईटी टीम ने और भी डीप में इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि कुछ पैकेट्स ऐसे आईपी एड्रेस से आए थे जो सोर्स तो थे लेकिन ओरिजिनल नहीं थे, जेन्युइन नहीं थे। देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि फायरवॉल अकेला वायरस एंड ट्रोजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो सिर्फ यह तय करता है कि पैकेट्स ऑथोराइज्ड है या नहीं है। देखिए एग्जैक्टली ऐसा है कि किसी एंट्री में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही अलाउड हो सकता हूं और मेरे जैसे कुछ बंदे, अगर किसी बंदे को उस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, क्या हो अगर वो मेरा ही चेहरा बना के जाए तो बंदा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा और उसको एंट्री दे देगा। उसी तरीके से यहां पे ये हुआ कि कुछ पैकेट्स ओरिजिनल सोर्स आईपी एड्रेस से नहीं आए थे, लेकिन पैकेट में आईपी एड्रेस को फोर्ज कर दिया गया, टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं तो स्पूफ कर दिया गया और पैकेट को सिस्टम में एंटर कर दिया गया। फायरवॉल से कितनी बड़ी गलती हुई, बेचारा फायरवॉल करे तो करे क्या। देखिए इस बात को गौर कीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डोमेन नेम या आईपी स्पूफिंग। ध्यान रखिएगा, डोमेन नेम स्पूफिंग या आईपी स्पूफिंग, मतलब हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और जताने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओरिजिनली हम वो एड्रेस नहीं होते। देखिए इसको कैसे हम रोकेंगे, इसको हम रोकेंगे कॉल बैक डिवाइसेस से। अब कॉल बैक डिवाइस क्या करता है, ध्यान से समझिए उसको। कॉल बैक डिवाइस क्या करेगा, जैसे ही पैकेट सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करेगा, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, कॉल बैक डिवाइस उस कनेक्शन को काट देगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करेगा। उसके बाद हमारी कॉल बैक डिवाइस जो ओरिजिनल आईपी है वहां पे दोबारा कॉल करेगा। हम जानते हैं दोस्तों कि हैकर ने आईपी को स्पूफ किया है, वो था ही नहीं, तो ये जो कॉल जाएगी वो ओरिजिनल आईपी को जाएगी। अगर ओरिजिनल आईपी में से कॉल हुई थी तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा एंड डेटा ट्रांसमिट होगा, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस कैसे आएगा भाई, क्योंकि उन्होंने
कॉल किया ही नहीं था, उन्होंने डेटा एक्सेस मांगा ही नहीं था, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो कनेक्शन बनेगा नहीं और ऐसे मैलिशियस पैकेट सिस्टम में आएंगे नहीं। तो जरा गौर से समझिए दोस्तों, कॉल बैक डिवाइसेस कैसे काम करती है। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही कोई हैकिंग अटैक आएगा विद आईपी स्पूफिंग, वो कनेक्शन को क्या कर देगा भैया, डिस्कनेक्ट कर देगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद वो ओरिजिनल जेन्युइन आईपी पे दोबारा रीडायल करेगा और अगर ये अटेम्प्ट जेन्युइन था तो ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने पढ़ा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। देखिए नेटवर्क एक्सेस के बाद हमारा यूजर क्या करेगा, वो सीधा अपने कंप्यूटर पे जाएगा, उसको ऑन करेगा एंड ही विल ट्राई टू लॉग इन इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंट्रोल डालना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे के सारे एप्स, सारे के सारे ब्राउजर्स या सारे की सारी फाइल एक्सेसिबल रहती है। अगर इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, लॉक नहीं किया दोस्तों, तो ये कभी कभार मिसयूज होके काफी बड़ा डिजास्टरियस सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है यहां पे वो है पासवर्ड मैनेजमेंट। हमने पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़ लिया है कि जब भी हम यूजर को ये कहे कि भैया तुझे एक अपना पासवर्ड सेट करना है, एक अपना आईडी सेट करना है, तो पासवर्ड का पॉलिसी ये होना चाहिए कि पासवर्ड इजी ना हो, जल्दी से हैक हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। मतलब हम ये पॉलिसी बना सकते हैं कि भाई आपका पासवर्ड होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन सिंबल्स, सर्टेन अल्फाबेट, सर्टेन नंबर्स और उसमें भी एक स्मॉल लेटर एंड कुछ कैपिटल लेटर्स और मिनिमम स्ट्रेंथ 8 तो होनी चाहिए। ऐसा अगर हम पॉलिसी बनाते हैं तो दोस्तों ऐसे पासवर्ड को हैक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। वेल, तो पासवर्ड मैनेजमेंट के बाद द सेकंड इज यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। देखिए यहां पे क्या होता है कि पासवर्ड अनडाउटली एक अच्छा सा सिक्योरिटी फीचर है, लेकिन क्यों ना हम इस सिक्योरिटी फीचर को और भी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे हम उसको? पासवर्ड के साथ साथ हम और भी ज्यादा डिटेल्स यूजर से मांगेंगे कि भाई जरा ये बता कि तू वही बंदा है जिसको ये एक्सेस दिया गया है। पासवर्ड में तो क्या है कि भैया मेरा पासवर्ड अगर किसी और को मैं दे दूं तो वो भी मेरी जगह बैठ के मेरा काम कर सकता है, कंप्यूटर को थोड़ी पता चलने वाला है कि भाई वो मैं हूं या नहीं हूं। तो पासवर्ड के साथ हम और क्या आइडेंटिफिकेशन के मेजरमेंट्स ले सकते हैं? सबसे पहला, हम ओटीपी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं। पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी वो जाएगा उसी कॉन्टेक्ट नंबर पे जो हमारे सर्वर में सेव है। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कि पासवर्ड के साथ साथ यूज करने बायोमेट्रिक साइंस। देखिए बायोमेट्रिक साइंस वो फीचर्स होते हैं जिसको आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता, काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी चाहिए उसको कॉपी करने के लिए। तो पासवर्ड करने के बाद, डालने के बाद यूजर को या तो अपना थंब इंप्रेशन या अपना फेस रिकॉग्निशन या आई रेटिना स्कैनिंग, ऐसी एडिशनल डिटेल्स कंप्यूटर को देनी पड़ेगी ताकि कंप्यूटर ये समझ पाए कि बंदा वही है जो एक्सेसिबल होना चाहिए ये और वो ऑथेंटिकेट है, कोई और बंदा आके यहां पे नहीं बैठा। नेक्स्ट कंट्रोल इज टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। देखिए लॉगिन में क्या होता है कि हम आईडी पासवर्ड तो दे देते सभी को, लेकिन आईडी पासवर्ड अलग अलग लेवल पे भी दिया जा सकता है। सबसे पहले हम जनरली देते हैं एप्लीकेशन में, मेन एप्लीकेशन को यूज कर रहा हो तो यूजर को आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन हमें टर्मिनल की ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये आईडी पासवर्ड फीचर रखना होगा। एप्लीकेशन में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर में भी रहना चाहिए। यहां पे ये होगा कि जब तक यूजर वो आईडी पासवर्ड टाइप नहीं करता जो हमारे सर्वर में सेव है, हमारे सर्वर में स्टोर किया गया है, वो दोनों जब तक मैच नहीं होते तब तक यूजर को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए एक भाई साहब हमारे कंपनी के कंप्यूटर में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले भाई साहब ने अपना आईडी डाला, काम नहीं हुआ। क्यों? किसी ने कहा कि भाई तू पासवर्ड तो डाल, तो आईडी के बाद भाई साहब ने पासवर्ड भी डाल दिया, फिर भी लॉगिन नहीं हुआ। किसी को पूछा क्यों नहीं हो रहा, उसने कहा भाई तू तेरा बायोमेट्रिक साइन तो डाल, जरा अपना थंब इंप्रेशन तो प्रेस कर। उसने कहा ठीक है। अब भाई साहब ने क्या किया कि अपना आईडी भी डाला, अपना पासवर्ड भी डाला और यहां तक कि अपना थंब इंप्रेशन भी स्कैन कर दिया, लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं हुआ। क्यों? जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तब किसी ने कहा कि भाई तेरा कंप्यूटर ये नहीं है, तेरा कंप्यूटर वो उस कोने में पड़ा वो है, उस कोने में जाके ही लॉगिन करेगा तब ही ये सर्वर तुझे एक्सेस देगा।
दोस्तों इस एग्जांपल में क्या होता है, इवन दो योर लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस आर एज इट इज करेक्ट, लेकिन कभी कभार फिर भी सिस्टम आपको एक्सेस नहीं देगा अगर आप किसी और टर्मिनल से उसमें लॉगिन करोगे। देखिए हमने पढ़ा था कि हर एक टर्मिनल का अपना खुद का एक आईडी होता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो वो होता है मैक आईडी के फॉर्म में। बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकता है कि असाइन करेगा कि ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जब तक इस मैक आईडी से लॉगिन नहीं होता तब तक उसको सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। सो इवन तो कभी कभार किसी के पास आईडी एंड पासवर्ड है लेकिन वो सेम कंप्यूटर नहीं है तो भाई वो सिस्टम में एंटर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेस टोकन। भाई क्या होता है एक्सेस टोकन, आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। अब हुआ यूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा लॉगिन करने को जा रहा था, तो वहां पे एक बंदा ध्यान से देख रहा है कि हाँ अभी उसका आईडी डालेगा, अभी उसका पासवर्ड डालेगा, और जैसे आईडी पासवर्ड डालेगा मैं तुरंत ही उस आईडी पासवर्ड को कॉपी करके दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ये हुआ कि उस बंदे ने लॉगिन भी नहीं डाला, पासवर्ड भी नहीं डाला, डायरेक्टली ही वो सिस्टम में लॉगिन हो गया, सीधा उसके सामने वो वेब पेज खुल गया जो वो खोलना चाहता था। कैसे हुआ ये? इतना अच्छा प्रोटेक्टेड होने के बावजूद भी ये कैसे हुआ? कुछ लोग सोचेंगे भाई प्रोटेक्शन नहीं रहा होगा, आईडी पासवर्ड का मैकेनिज्म नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं था, वहां पे आईडी का भी मैकेनिज्म था, पासवर्ड भी था, बायोमेट्रिक साइन सब कुछ था, लेकिन यूजर ने उस सब को वहां पे बाईपास कर दिया। कैसे होता है ये? देखिए इस एग्जांपल में यूजर ने क्या किया, अपने आईडी, अपने पासवर्ड, अपना प्रोफाइल, उस सारी की सारी डिटेल्स को कन्वर्ट कर दिया एक टोकन के फॉर्मेट में। अब टोकन क्या होता है? टोकन एक ऐसा कोड होता है जो ये सारी की सारी जानकारी एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। अब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑल दिस थिंग, अगर हम उस पर्टिकुलर पेज पे, ऐप पे वो टोकन रन कर दे, वो टोकन चला दे, तो दोस्तों आईडी पासवर्ड जैसी चीजें डालने की जरूरत नहीं, सीधा हम उस पर्टिकुलर पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें वहां पे बाईपास हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये टोकन किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो सिस्टम का मिसयूज कर सकता है। देखिए टोकन रखने के दो तरीके आते हैं, या तो टोकन को आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं और उसको कॉपी या पेस्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। एक बार आप टोकन से लॉगिन हो गए तो जब तक आप सेशन से लॉग आउट नहीं करते तब तक वो सेशन एक्टिवेटेड रहेगा। दूसरा जरिया यह है कि आप उस टोकन को किसी पेन ड्राइव जैसे डिवाइस में डाल दो। जब तक वो पेन ड्राइव जैसी डिवाइस आपके सिस्टम में नहीं जाती तब तक कोई बंदा वहां पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों लॉगिन करने के दो तरीके हैं, या तो आईडी डालो, पासवर्ड डालो, वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन आज का लेटेस्ट जो मेथड है मार्केट में वो है टोकन मेथड। एक यूएसबी पेन ड्राइव जैसा टोकन ले लो, उसमें वो कोड डाल दो, जब तक वो यूएसबी ड्राइव में नहीं डालोगे तब तक आप ऑथेंटिकेटेड नहीं माने जाओगे। तो दोस्तों ये होता है एक्सेस टोकन। देखिए आज फेसबुक भी हमें फेसबुक टोकन क्रिएट करने का एक ऑप्शन देता है, जहां पे अगर आपको आईडी पासवर्ड को बाईपास करना है, टोकन क्रिएट करो। कैसे टोकन क्रिएट किया जाए ये जरा आप गूगल कर लीजिए। वहां पे आपको जब आप सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट टोकन इन फेसबुक, तो वहां पे कई सारे लिंक्स आपको बता देगी। उस टोकन को अपने एक्सटेंशन में डाल दो, तो जैसे ही आप facebook.com पे क्लिक करोगे फेसबुक ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, उसको आईडी एंड पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज टर्मिनल टाइम आउट। देखिए भाई इसके पॉइंट में ही इसकी एक्सप्लेनेशन छिपी है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई टर्मिनल, कोई कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रहा है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। ये तो हमने देखा ही होगा कई सारे बैंक के एप्लीकेशन में कि एक बार हमने बैंक में लॉगिन किया, लेकिन अगर 10 या 15 मिनट्स तक हम उसको दोबारा कुछ एक्सेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाएगा, पेज एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज द लिमिटेशन ऑन कनेक्शन टाइम। देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग यूजर वाइज यहां पे पॉलिसी बनाई जाती है कि ये यूजर का जो टाइम है वो सिस्टम एक्सेस का रहेगा सिर्फ 8 से लेके 10 o'clock तक, मतलब 2 घंटे। जैसे 2 घंटा खत्म, ऑटोमेटिकली सिस्टम से एक्सेस चला जाएगा। देखिए किस यूजर को कितना टाइम देना है ये डिपेंड रहेगा उसकी एचआर पॉलिसी पे, उसके रोल पे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। कहीं पे तो ये होता है कि सुबह 8 से लेके नाइट के 8 तक, रात के 8 तक भी एक्सेस दिया जाता है। क्या चूज करना ये ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करेगा।
सो भाई इसके बाद पढ़ते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखिए यहां पे ये होता है कि यूजर के आईडी पासवर्ड या उसके टोकन के हिसाब से उसको प्रिविलेजेस, उसके राइट्स तय हो गए। यहां पे उसका जो भी रोल हो, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसके हिसाब से ही उसको एक्सेस मिलेगा। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में तो सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन भाई सब कुछ सबको अलोकेट नहीं होता। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, अगर मेरा काम सेल्स डिपार्टमेंट में है भाई, तो मुझे प्रोडक्शन से क्या लेना देना, मार्केटिंग से क्या लेना देना। तो यहां पे आईडी पासवर्ड एंड यूजर एक्सेस इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि मेरे को जितना यूज करना है, मेरे को जितना एक्सेस मिलना चाहिए, सिर्फ उतना ही प्रिविलेज मिलेगा, बाकी को आगे। तो एक छोटे से बॉटम लेवल को काफी कम एक्सेस रहेगा, मीडियम मैनेजमेंट लेवल को ज्यादा एक्सेस, ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेगा, लेकिन डायरेक्टर्स लेवल को तो सब कुछ एक्सेसिबल रहेगा। सो गाइस द नेक्स्ट इज द डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। भाई क्या होता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। अब हुआ यूं कि बॉटम लेवल पे एक लेबर भाई साहब थे जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में एक छोटा सा रूल बनाया गया, पॉलिसी बनाया गया कि जिस किसी को भी लीव एप्लीकेशन देना है तो उसे अपने सिस्टम में आईडी पासवर्ड से सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहां पे लीव एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके वहां पे लीव एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके सबमिट करना होगा। ये एक रूल बनाया गया। अब हमारे जो लेबर भाई साहब थे उनको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। वो गए अपने कंप्यूटर में, लॉगिन किया, आईडी डाला, पासवर्ड डाला, जो सारी प्रोसीजर थी वो की। लेकिन जैसे ही लीव एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक किया, वो क्लिक हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सिस्टम एडमिन ने डिसेबल कर दिया था। अब ये जो हमारे लेबर भाई साहब थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, तो वो जाके अपने प्रोडक्शन हेड से मिले और कहा कि भाई साहब ये जो लीव एप्लीकेशन का बटन है ना वो खुल नहीं रहा है, जरा इसको एनेबल कीजिए। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर बोला सॉरी, ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप है ना जनरल मैनेजर के पास जाइए। तब ये बेचारा लेबर जनरल मैनेजर के पास गया। सबसे पहले तो उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, और जब मिला तब जनरल मैनेजर बोला कि भाई माफ करना, ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है, आप एक काम कीजिए सीईओ के पास जाइए। जब सीईओ के पास गए तो उसने कहा सॉरी भाई, ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है, आप है ना एमडी के पास जाइए। आप समझ रहे, एक छोटा सा बॉटम लेवल का बंदा एक छोटी सी चीज एक्सेस करने के लिए कितने सारे लेवल पे जाके धक्के खा रहा है। क्या हो अगर एमडी भी बोले तो भाई एक काम करते, हम सबसे पहले चेयरमैन का सिग्नेचर ले लेते हैं, एक बार चेयरमैन साहब अप्रूव करे तब जाके ये जाएगा आईटी डिपार्टमेंट में और तब जाके अप्रूव होगा। आप समझ सकते हैं एक छोटी सी चीज एनेबल करने के लिए अगर इतने सारे अप्रूवल्स चाहिए, इतने सारे ऑथेंटिकेशंस चाहिए, तो ये कब होगा? जरा सोचिए कि हमने तो यहां पे बात की सिर्फ एक नेशनल लेवल के सिस्टम की। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड हो तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग ब्रांचेस में ऐसे बॉटम लेवल पे हजारों इश्यूज हो गए, एवरीडे की हजारों एप्लीकेशन अगर आईटी डिपार्टमेंट अकेला हैंडल करेगा तो वो कब खाएगा, कब पिएगा, कब सोएगा? 24/7 भी काम करेगा ना तो भी वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। बात यह है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बढ़िया तरीका बताओ। बढ़िया तरीका यह है कि कुछ कंट्रोल को डिसेबल या एनेबल करने का पावर आप कुछ बंदों को ही दे दो, उतने तक जाने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेल्स डिपार्टमेंट में, अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड में जो प्रोफाइल है उसके कुछ फीचर्स को एनेबल करना है, डिसेबल करने का, तो ये पावर आईटी डिपार्टमेंट तक मत रखो, एमडी तक मत रखो, ये सीधा दे दो सेल्स मैनेजर को। तब जिस किसी को भी अपने प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ एनेबल करवाना है, कुछ डिसेबल करवाना है, कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं, वो सीधा एप्लीकेशन सबमिट करेगा अपने सेल्स मैनेजर को। अब सेल्स मैनेजर भाई साहब ये देखेंगे कि क्या उसको ये एक्सेस देना चाहिए। अगर उसको लगता है कि इससे बेनिफिट होने वाला है तो वो अपने ही आईडी पासवर्ड से वहां पे जाके नेसेसरी फीचर्स ऐड कर देगा उस यूजर में। आईटी डिपार्टमेंट तक जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होते हैं, और इसीलिए तो भैया इसको कहा गया है डिस्क्रिशनरी एक्सेस। मतलब आपको ही पावर दिया जाएगा, आप डिसाइड करें आप अपने नीचे काम कर रहे लोगों को कैसी एक्सेस देना चाहते हैं। यहां पे आईटी डिपार्टमेंट का एक ही काम रहेगा कि जिन जिन लोगों को ये एक्सेस चेंज करने का पावर दिया है उसको मॉनिटर करे, क्या वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे ना।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। देखिए ये पॉइंट को समझने से पहले ये हमें जानना होगा कि सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है। सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कई सारे फीचर्स देता है, जैसे कि अगर कोई नया यूजर क्रिएट करना हो, कुछ यूजर्स को डिलीट करना हो, आईडी एंड पासवर्ड सेट करना हो, यहां तक कि हमारे सर्वर में अगर हमें कोई नया डिवाइस लाइक प्रिंटर, लाइक स्कैनर अगर हमें ऐड करने हो, तो ये सारे के सारे फीचर्स हमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। देखिए बात यह है कि ये जो कुछ फीचर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, जनरल यूजर को ये सारी पावर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5000 एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, न्यू 5 मोर एम्प्लॉइज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा अगर जो यूजर्स नॉर्मली काम कर रहे हैं वही इन 5 यूजर्स का अकाउंट क्रिएट कर सके? इस तरीके से तो वो अनलिमिटेड अकाउंट्स बना देंगे। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कि आप फेक आईडी पे फेक आईडी बनाते जाओ। तो दोस्तों ये जो नए 5 एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, उनका यूजर आईडी बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को ही होना चाहिए। स्पेसिफिक यूजर से मेरा मतलब है यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट के लोग। एप्लीकेशन जाएगी, उनके प्रोफाइल के हिसाब से उनका साइन अप होगा और उसके बाद ही वो सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया डिवाइस आया है, जैसे कि फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटर, ये प्रिंटर के ड्राइवर सर्वर में इंस्टॉल हो गए या नहीं हो गए, ये डिसीजन कोई जनरल यूजर नहीं लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट ही लेगा। तो ऐसे कुछ यूटिलिटीज रिलेटेड फीचर्स हैं, ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट जैसे स्पेसिफिक यूजर के पास। सवाल ये पढ़ते हैं, द नेक्स्ट कंट्रोल इज द ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड द यूजर्स। क्या होता है अलार्म? लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। अब हुआ ये कि हमारे एक यूजर भाई साहब अपने कंप्यूटर में काम कर रहे थे और सडनली उनको रियलाइज हुआ कि उनका जो कंप्यूटर है वो रैंसमवेयर से इन्फेक्टेड हो चुका है। देखिए रैंसमवेयर एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है जहां पे आपकी सारी की सारी फाइल्स एनक्रिप्ट कर दी जाएगी और उस एनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करने का कोड होगा सिर्फ हैकर के पास। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो भाई साहब आपसे रैंसम मनी मांगेंगे, भाई 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, वो भी डॉलर्स एंड बिटकॉइंस में। आप समझ रहे? तो ऐसा उनका इन्फेक्ट हो गया। अब यूजर ने तुरंत दौड़ के फोन लगाया अपने सेल्स मैनेजर को, फोन नॉट रीचेबल। फिर उसने फोन लगाया अपने एमडी भाई साहब को, फोन नहीं लग रहा। उन्होंने फोन लगाया अपने आईटी डिपार्टमेंट के चीफ को, लेकिन फिर भी फोन नहीं लगा। और जब भैया फोन लगा तब तक वो वायरस, वो रैंसमवेयर पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो चुका था और नेटवर्क का सारा डेटा एनक्रिप्ट कर दिया और वहां पे हैकर ने मांगे करोड़ों रुपए। जरा सोचिए, एक गलती हो गई। क्या होता अगर किसी एक सिस्टम में कोई ऐसी थ्रेट आती है और वहां पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेट कर दे जिसको पुश करते ही पूरे नेटवर्क की अथॉरिटी को पता चल जाए कि हमें सडनली नेटवर्क को शट डाउन करना होगा वरना बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। तो दोस्तों जब हमारे इस एंटायर नेटवर्क में, सर्वर में, यूजर्स में ऐसे कुछ स्विचेस लगाए जाए, ऐसे कुछ फीचर्स लगाए जाए कि जैसे कुछ इमरजेंसी शटडाउन या इमरजेंसी आती है तो उस स्विचेस को ट्रिगर करके हम अथॉरिटीज को ये नोटिफिकेशन दे पाए दैट वी हैव टू शट डाउन द एंटायर सिस्टम इमीडिएटली, अदरवाइज इट कैन कॉज द यूज प्रॉब्लम। तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ड्यूरेस अलार्म। देखिए अलार्म का मतलब वो फिजिकल अलार्म नहीं कि जो टिक टिक करके बजेगा, यहां पे कोई भी ऐसी चीज जो यूजर और अथॉरिटीज को एक वार्निंग नोटिफिकेशन भेजे। तो दोस्तों एक बार यूजर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर हो गया बाय पुटिंग हिज आईडी एंड पासवर्ड, इसके बाद वो वहां पे इंस्टॉल की गई एप्लीकेशन को यूज करेगा। तो दोस्तों नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल। देखिए इसको मॉनिटरिंग कंट्रोल क्यों किया गया है? जितना भी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम तक, उसमें हमने ये देखा कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस सिस्टम में एंटर ना हो पाए। लेकिन अब ये जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो उस पॉइंट पे आए कि जब ऑलरेडी यूजर सिस्टम में एंटर हो चुका है। अब एक बार बंदा सिस्टम में एंटर हो गया उसके बाद उसको प्रिवेंट नहीं किया जाता, अब उसको सिर्फ मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको सिर्फ डिटेक्ट करना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ी है तो दोस्तों सबसे पहली चीज पढ़ते हैं यहां पे, सबसे पहला कंट्रोल एंड दैट इज इवेंट लॉगिंग। देखिए इवेंट लॉगिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम इस लॉग फाइल को समझ लेते हैं। देखिए लॉग क्या होता है? लॉग इज जस्ट वन टाइप ऑफ रजिस्टर। एग्जांपल के तौर पे देखिए एक यूजर भाई साहब कंप्यूटर में
काम पे टाइम पे गेम खेल रहे थे, ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेल रहे थे वेबसाइट पे। अब जब उसके एचआर मैनेजर को पता चला कि ये बंदा बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन जैसे ही एचआर मैनेजर को आते देखा, उसने उस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर को बंद कर दिया एंड ही वाज प्रिटेंडिंग लाइक ही इज वर्किंग इन द सिस्टम। जैसे एचआर ने पूछा, क्या भाई क्या कर रहे हो सिस्टम पे? वो कह रहे कुछ नहीं सर, देखो मैं तो काम कर रहा हूं। एचआर ने कहा अच्छा। अब एचआर भाई साहब ने क्या किया, सीधा वो ब्राउजर खोला एंड कंट्रोल एच प्रेस करके उसकी हिस्ट्री निकाली। देखिए जैसे हम किसी वेबसाइट में कुछ भी वेब पेजेस एक्सेस करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है और उस हिस्ट्री में डिटेल होता है कि कौन से टाइम पे, कौन से सेकंड पे हमने कौन सा वेब पेज एक्सेस किया था। तुरंत भाई साहब ने वो पर्टिकुलर हिस्ट्री का पेज निकाला और देखा कि आउट ऑफ 8 आवर्स बंदा 5 आवर्स से गेम खेल रहा था और तुरंत उस यूजर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। देखिए इस एग्जांपल में जो हिस्ट्री दिख रही है वो क्या करती है, जब आप उस वेब पेज को ओपन करते हैं, वहां से लेके आप जिस जिस लिंक पे क्लिक करते हैं उस हर एक चीज को वो रिकॉर्ड करता है। जो हर एक चीज क्लिक करते हैं ना, उसे ही इवेंट कहा जाता है और उस इवेंट का लिस्ट जब हमने उस पेज पे लॉग इन किया और जब हमने वहां से लॉग आउट किया, उसका सारा रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों ये रिकॉर्ड ही लॉग माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हो कि यूजर उतना स्मार्ट कि जैसे एचआर मैनेजर को देखा, उसने तुरंत हिस्ट्री निकाली और हिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया। अब बंदा काफी स्मार्ट है। तो देखिए यहां पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड कुछ इवेंट लॉग्स मेंटेन करे। हमारे उस एप्लीकेशन में ऐसा एक फीचर होना चाहिए कि जब भी बंदा उस टर्मिनल पे लॉग इन करे, वहां से लेके जब वो लॉग आउट होता है उसकी हर एक मूवमेंट को वो रिकॉर्ड रखे। मतलब कब उसने आईडी डाला रिकॉर्ड होना चाहिए, कब उसने पासवर्ड डाला, कितनी बार पासवर्ड डाला, कौन से टर्मिनल से डाला, उस पासवर्ड डालने के बाद कौन सी ऐप ओपन की, उस ऐप में उसने क्या किया, हर एक चीज डिटेल में उस लॉग में रिकॉर्ड होनी चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह कि यह लॉग एक्सेसिबल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। जनरल यूजर शुड नॉट हैव एक्सेसिबिलिटीज ऑफ सच थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन। क्या होता है ये समझते हैं। देखिए हुआ यूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा प्रोसेस होता था उसके कई सारे डेटाबेसेस डिफरेंट सर्वर्स में सेव होते थे। जैसे कि फाइनेंस का जो डेटा था वो एक अलग सर्वर में सेव रहता था, मार्केटिंग का डेटा एक अलग सर्वर में रहता था। डेटाबेस कॉमन था लेकिन उसकी जो मशीन्स थी वो डिफरेंट हुआ करती थी। और इन सारे के सारे डेटाबेसेस में से एक डेटाबेस था, वो था टॉप सीक्रेट वेरी हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर ये गलती से भी कॉम्पिटिटर्स के हाथ में आ जाए ना तो वो कंपनी को एक्सपोज कर सकते थे और कंपनी बर्बाद हो सकती थी। अब हुआ यूं कि ये सारे के सारे जो सर्वर्स थे वो एक ही कॉमन नेटवर्क में काम कर रहे थे। अब इंटरनली तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ हैकर ने उस सिस्टम में एंट्री लेके वो जो सेंसिटिव सर्वर था उसको हैक कर लिया। हैक करने के बाद सारा का सारा डेटा चुरा लिया और कंपनी को एक्सपोज कर दिया क्योंकि उसमें कुछ काफी टॉप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भरी हुई थी। कंपनी ने इस बेस पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और फिर एक पॉलिसी बनाई। देखिए पॉलिसी में ऐसा था कि हैकर कब हमारी सिस्टम को हैक कर सकता है। देखिए हैकिंग इज पॉसिबल ओनली इन द केस जब कोई चीज हमारे नेटवर्क में हो। बेसिकली हैकिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात बता दो। देखिए एक पाइप है, मान लो एक पाइप है, पाइप में पेट्रोल जा रहा है, उस पेट्रोल की पाइप को पंक्चर करके उसमें से पेट्रोल चुराना, इसे ही हैकिंग कहा जाता है। कम्युनिकेशन चैनल में कई सारा डेटा जाता रहता है, उस कम्युनिकेशन चैनल को पंक्चर करके बाय यूजिंग सर्टेन डिवाइसेस एंड इजी हैकिंग टूल्स और ट्रोजन्स वायरसेस उस ट्रांसमिट किए गए डेटा को चुराना, उसे ही हम हैकिंग कहते हैं। तो डिस्ट्रक्शन, देखिए अगर डेटा चुराते हैं तो हैकिंग है, लेकिन डेटा डिलीट करे, डेटा को डिस्ट्रॉय करे तो दोस्तों उसको हैकिंग नहीं, उसको क्रैकिंग कहते हैं। ध्यान रखिए हैकिंग एंड क्रैकिंग दोनों अलग चीजें हैं। तो हैकिंग तभी पॉसिबल है जब कोई सिस्टम, कोई सर्वर हमारा नेटवर्क में है। अगर हम किसी ऐसे सिस्टम जो काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है उसको अगर हम रेगुलर नेटवर्क से अलग कर दे, आइसोलेट कर दे,
उसको उस पर्टिकुलर नेटवर्क में ना जाने दे, तो दोस्तों हैकर उसे हैक नहीं कर सकता। तो यही तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि ऐसा सर्वर, ऐसा डेटा, ऐसे डिवाइसेस जो काफी सेंसिटिव है, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने आप में रखती है, उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में मत रखो भाई, उसको आइसोलेट एनवायरनमेंट में रखो, नेटवर्क से डिटैच कर दो, जनरल से स्पेशल एनवायरनमेंट में रखो। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई ये क्लॉक क्या होता है। देखिए, क्लॉक का मतलब होता है टाइम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ब्रांचेस थे। अब एक ब्रांच का जो टाइम सेटिंग था, टाइम सेटिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसका एक टाइम हमें सबसे पहले सेट करना होता है। अगर हमने देखा होगा तो जो हमारा टास्क बार होता है उसके राइट हैंड साइड पे हमको टाइम, डेट, सब कुछ वहां पे दिखता है। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम है वो सेम स्टैंडर्ड पे सेट किया होना चाहिए। अब आप कहेंगे अगर अलग अलग टाइम सेट किया है तो भैया क्या दिक्कत आ सकती है, समझते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रांच में टाइम जो था वो 2 घंटे पीछे चल रहा था, 2 आवर्स पीछे चल रहा था। अब हुआ यूं कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में एक यूजर ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया, लॉजिकल एक्सेस को वायोलेट कर दिया, वहां पे कुछ डेटा को चोरी कर दिया गया। अब मजेदार बात यह है दोस्तों कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हर एक एप्लीकेशन में एक लॉग मेंटेन होना चाहिए, और दोस्तों लॉग जो मेंटेन होता है ना वो टाइम वाइज होता है। ये टाइम, ये सेकंड पे ये एक्टिविटी इस यूजर आईडी से किया गया, इस पीसी से किया गया। टाइम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो टाइम स्टैंप लगेगा ना वो टाइम कहां से निकलेगा दोस्तों? जो टाइम आपने उस सॉफ्टवेयर में, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सेट किया है वही टाइम लिया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, डिवाइस में टाइम 2 घंटे पीछे चल रहा था। जब आईटी डिपार्टमेंट ने फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया, उस डाउटफुल पर्सन को इंटरोगेट किया, तो उसने कहा कि भाई जो टाइम हमारे उस लॉग में दिख रहा है, हालांकि वो गलत था, आईटी डिपार्टमेंट को पता नहीं था कि वो 2 घंटे पीछे था, उस टाइम पे मैं ऑर्गेनाइजेशन में था ही नहीं। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो बात भी सही निकली कि जो टाइम वो लॉग फाइल मेंशन कर रहा है उस टाइम पे वो बंदा वहां पे था ही नहीं। दोस्तों अगर 2 ब्रांचेस का टाइम क्लॉक अलग अलग है तो कोई भी बंदा आसानी से डाउट से छूट सकता है। मतलब ये पता लगाना बेहद मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली वो इवेंट, वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस कौन से टाइम पे हुआ था। तो दोस्तों इसका कंट्रोल क्या हो सकता है? सिंपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी कंप्यूटर्स है, वो सभी के सभी सेम क्लॉक पे काम करने चाहिए, एक्सेप्ट अगर हमारे जो ब्रांचेस है वो किसी फॉरेन कंट्री में है। अगर फॉरेन कंट्री में है तो वहां पे उस पर्टिकुलर कंट्री का टाइम जोन अप्लाई होना चाहिए। लेकिन जब हम उस टाइम जोन को इंडिया के टाइम जोन से कंपेयर करें तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको हम कहते हैं टाइम कन्वर्जन। अमेरिका में ये टाइम तो इंडिया में कितना, उस तरीके का भी एक सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर सिस्टम यूज। देखिए इस पॉइंट में ही इसका एक्सप्लेनेशन छिपा है। मतलब क्या, जो भी यूजर सिस्टम को यूज कर रहा है भैया उसके यूज को मॉनिटर करो, उसके यूज के ऊपर वॉच रखो, कांस्टेंट विजिलेंस रखो। कैसे रखेंगे आइए इसको समझते हैं। बेसिकली ये एंटायर प्रोसेस इस 3 पॉइंट्स में डिवाइड है। सबसे पहला डिफाइन, दूसरा है मॉनिटरिंग ऑफ लॉग फाइल्स एंड थर्ड इज ऑडिटिंग। देखिए डिफाइन में क्या क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है टर्मिनल्स, मतलब कौन सा यूजर कौन से टर्मिनल्स को यूज करेगा। दूसरा है एक्सेस राइट्स, मतलब कौन से यूजर को सिस्टम की कितनी प्रिविलेजेस, कितनी एक्सेस दी जाएगी। उसके बाद यूजर का ऑथेंटिकेशन, उसका आईडी एंड पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक साइन, मतलब कैसे यूजर सिस्टम में एंटर हो सकता है। एक बार ये डिफाइन हो गया उसके बाद आप देखिए कि यूजर हमारे रूल्स के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे जानेंगे? अभी मैंने कहा कि हमारे सिस्टम में एक ऐसा फीचर होना चाहिए कि यूजर जो कुछ भी काम करे तो बैक एंड पे उसकी एक लॉग फाइल बन जानी चाहिए। उस लॉग फाइल को कॉन्स्टेंटली आप मॉनिटर कीजिए, स्टडी कीजिए कि यूजर ने क्या क्या एक्सेस किया। देखिए कभी कभार यूजर को ये आदत होती है कि जिसका एक्सेस नहीं है उसको भी वो पाने की कोशिश करता है, ऐसे रैंडमली ट्राई करता रहता है। लॉग फाइल उस रैंडम ट्राइज को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो अब ये भी देखिए कि क्या यूजर ने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की है या नहीं की, और ये पता चलेगा लॉग से।
थर्ड इज ऑडिट। देखिए यहां पे हम किसी एक्सटर्नल सिस्टम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। वो सिस्टम भाई साहब आके सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल डिजाइन को स्टडी करेगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स क्या है, और उसके बाद वो कंपेयर करेगा कि जो रूल्स जो रेगुलेशन यहां पे बने हैं उसी हिसाब से काम हुए हैं या नहीं हुए। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। अगेन डियर, इसके पॉइंट में ही इसकी एक्सप्लेनेशन छिपी है। मतलब यूजर के रोल के हिसाब से उसको इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहिए। जैसे कि बॉटम लेवल को काफी कम एक्सेस होगा, मिडिल लेवल को उससे थोड़ा ज्यादा, और टॉप लेवल को फुल एक्सेस मिलेगा इंफॉर्मेशन का, डिपेंड्स अपॉन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम एक्सेस को डिजाइन करें तो कैसे कैसे एक्सेस दे सकते हैं? हम दे सकते हैं कि रीड ओनली एक्सेस। रीड ओनली में क्या होगा कि बंदा उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ देख पाएगा, ना तो उसको मॉडिफाई कर पाएगा, ना कुछ इंसर्ट कर पाएगा, और ना ही कुछ डिलीट कर पाएगा। दूसरा है यहां पे, वो है रीड एंड राइट। देखिए रीड एंड राइट का मतलब होता है आप देख भी सकते हैं, आप उसमें कुछ नया ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफाई। मतलब आप कुछ एंटर नहीं कर सकते, आप रीड कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों, मॉडिफिकेशन ये काफी सेंसिटिव होता है, तो सिर्फ उसी यूजर को देना चाहिए जो वाकई ही लॉयल हो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज डिलीट। इसको तो देखने से पता चलता है कि ये काफी टॉप सेंसिटिव एक्सेस कंट्रोल है। डिलीट का मतलब होता यह है कि सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट्स है, जो ट्रांजैक्शंस है, उसको यूजर डिलीट भी कर सकता है। एक डिलीशन और पूरी की पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी जो इफेक्ट है वो हर एक रिपोर्ट में जाएगी। तो अगेन दोस्तों, ये डिलीट वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिकेट एंड लॉयल बंदे को ही देना चाहिए। एक और है जिसको हम प्रिंट कहते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या सबको ये प्रिंट का ऑप्शन देना चाहिए? वेल, वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू असेस। जो बंदा डिजर्व करता है, जिस बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी को ये प्रिंट का प्रिविलेज देना चाहिए। बाकी सबके लिए ये प्रिंटिंग का कमांड ब्लॉक होना चाहिए। वेल तो दोस्तों, ये थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल, उसके बाद हमने जाना यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल्स, उसके बाद हमने समझा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, एंड लास्ट में पढ़ा हमने एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल।